सेल और टिश्यू को हमने पढ़ लिया था। अगला हेडिंग लगा दीजिएगा ब्लड सेल एंड हीमेटोलॉजी। तो एक सेल का स्ट्रक्चर हमने समझा। एक सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है ना। एक पिक्चर है जिसको आपको देखना है कि एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के सेंटर के अंदर हमने बोला था न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म जिसके अंदर तमाम तरह के सेल ऑर्गेनल होते हैं, जिसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ा ही था, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये तमाम सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा न्यूक्लियस और इसके अलावा साइटोप्लाज्म, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, ऐसा हमने पढ़ा। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें जो सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है, एंड न्यूक्लियोलस कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, और जिसमें हमने डीएनए को पढ़ा, आरएनए को पढ़ा, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, डिवीजन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाने वाली इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से हम जानते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनल है उनको अगर सेपरेट कर दिया जाए तो पीछे जो फ्लूइड बचता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, और उसके अंदर अगर सेल ऑर्गेनल डाल दिया जाए तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सभी सेल ऑर्गेनल का अपना अपना काम था। न्यूक्लियस जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, कंट्रोलर ऑफ दी सेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, रेस्पिरेशन का काम करता है सेल के अंदर, है ना, मतलब सेल अगर सांस लेती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से। मेटाबॉलिक काम भी यही करता है। वैक्यूल्स, फ्लूइड फील्ड बैग्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, उसको वैक्यूल्स कहते हैं। गोल्जी एपरेटस एक और इंपॉर्टेंट, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द प्रोटीन मटेरियल। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री बोला हमने इसको। रफ और स्मूथ दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम एंड इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। एंड एक हमने जो है यहाँ पे बात किया था लाइसोसोम्स था, और उसको हमने बोला सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। तो अगर सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल काम ना करे या सेल किसी काम की ना रहे तो फेगोसाइटोसिस का काम जो है वो कौन करता है? लाइसोसोम। सो ये तो सेल के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा। चार तरह के टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज का जो क्लासिफिकेशन हमने किया दो तरीके से किया, जैसे चार तरह के टिश्यू में जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से किया। जो चार टिश्यू थे उसमें एक एपिथेलियल था, एक कनेक्टिव टिश्यू था, उसके अलावा हमने नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की बात की थी। उस टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया था, शेप ऑफ द सेल और लेयर। तो शेप के आधार पे और लेयर के आधार पे। शेप के आधार पे तीन शेप हमने बताए। पहला शेप वो जिसमें लेंथ जो है वो यहाँ पे विड्थ ज्यादा है और लेंथ कम है, उस शेप को हमने बोला स्क्वैमस शेप। तो ये जो टिश्यू थे उसको हमने नाम दिया था स्क्वैमस शेप। दूसरा शेप हमने बताया था लेंथ और विड्थ इक्वल है, तो क्यूबॉइडल शेप। तो दिस शेप इज नोन एज क्यूबॉइडल शेप। और एक में लेंथ ज्यादा है और विड्थ कम है तो इसको बोला कोल्यूमिनार। तो तीन शेप हमने बताए थे। पहला शेप आपका हो गया स्क्वैमस, दूसरा हो गया क्यूबॉइडल और तीसरा हो गया कोल्यूमिनार। ये जो टिश्यू है इसमें अलग अलग वैरायटी हमने बताई थी, जिसमें सिंगल लेयर, डबल लेयर या ट्रिपल लेयर का टिश्यू हमने बोला। एक टिश्यू यहाँ पे ये बना हुआ है, कौन सा है? ये कौन सा टिश्यू है? क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड। क्यों? ऊपर केरेटिन है, कहाँ है? है सिलेरी कहाँ है? अच्छा ये ऊपर और रखा, ये इसका कह रहे हो? कितना लेयर है इसके अंदर? सेल का लेयर 5 to 6 लेयर है। ये कौन सी सेल है? कॉलम शेप। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कॉलम शेप की सेल है। फिर 1 2 3 4 3 to 4 लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल। और ऊपर वाली सेल कौन सी है? स्क्वैमस शेप की सेल है। तो स्क्वैमस शेप की सेल है, कॉलम पॉलीगोनल सेल है और नीचे कॉलमनार सेल है। कौन सा हो गया? एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड है और स्क्वैमस है ना। तो स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और कहां पाया जाता है?
स्किन पे। अगर इसके ऊपर केराटिन का लेयर होता तो वो केराटिनाइज्ड होता, केराटिन का लेयर नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड है। और नॉन केराटिनाइज्ड टंग पे पाए जाते हैं, इसोफेगस का एरिया जो है वो कवर करते हैं, जो आपका इंटरनल स्किन है उसका पार्ट है, ऐसा हमने बताया था, है ना। तो ये नॉन केराटिनाइज्ड है। ये कौन सा है? कौन सा टिश्यू है ये? नहीं समझ आ रहा है, क्यों? इसको मत देखो, इसको देखो, ये इसको उठा के यहां चिपकाया अपन है ना। तो कौन सा शेप है और कौन सा टिश्यू है? स्क्वैमस है। स्क्वैमस क्यों है? ये कौन से शेप की सेल है? नीचे वाली कॉलमनार है और ऊपर वाली स्क्वैमस है। नीचे वाली कॉलमनार और ऊपर वाली क्यूबिडल कोई पढ़ा हमने ऐसा टिश्यू? अब टिश्यू के टाइप के बारे में सोचो और फिर दिमाग लगाओ। ऐसा कौन सा टिश्यू हमने बताया कि पहले कॉलमनार है और फिर क्यूबॉइडल है? पता है ऐसा कोई टिश्यू? सिंपल है। तो सिंपल में कितनी लेयर होती है? सिंपल टिश्यू में कितना लेयर होता है सेल का? नहीं, सबसे पहले ये डिसाइड, एपिथेलियल ना ये है, एपिथेलियल। क्यों? आपको क्या पता एपिथेलियल है? कनेक्टिव भी तो हो सकता है, लेयर है। एक्चुअल में हमने टेस्ट में इमेज बेस दिए नहीं कि उसमें दिखता नहीं है ढंग से, ब्लैक एंड वाइट है ना, इसलिए इमेज बेस हमने यहाँ रखा है आपका। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कहाँ है या नहीं है? हाँ, तो एपिथेलियल तो हो गया। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कितना लेयर है सेल का? 2 लेयर है। 2 कहाँ है? सेल का कितना लेयर है? 2 ये दिख रहा है। हम्म, 4 लेयर है। हाँ, तो 4 लेयर वाला कौन सा टिश्यू होता है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में क्या लिखा है? 4 लेयर लिखा है हमने। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में हमने तो 4 लेयर ना लिखा है। लिखा है नहीं लिखा है? याद नहीं है, बैठो। पीछे देख रहे हैं वही, हाँ, नहीं इधर आगे, हाँ है, आज ही आयो, बैठो, गुड। हाँ पीछे, हाँ क्या लग रहा है? टिश्यू पढ़े है ना हमने। ऐसा सोचो, देखो हमने स्ट्रेटिफाइड टिश्यू पढ़े, उसमें कितने टिश्यू में हमने 4 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर लिखाई। 2 तरह के टिश्यू में, एक मैं बता चुका हूं, दूसरा ये है। क्यों दिमाग नहीं लगा पा रहे हो? है ये ट्रांजिशनल है भाई, ये ट्रांजिशनल। एक पहला लेयर है कॉलम शेप का, बैठो, पहला लेयर है कॉलम शेप का, और उसके बाद में पॉलीगोनल सेल है, 2-3 लेयर, उसके ऊपर अम्ब्रेला सेल है। ये जो ऊपर वाली सेल है ना, ये कौन सी सेल है? ये अम्ब्रेला नहीं है, ये क्या है?
ये विच टाइप ऑफ सेल? आपको क्या लगता है पूरी छतरी बनेगी तभी बोलेंगे? है नाम अम्ब्रेला है तो पूरा छतरा थोड़ी बनेगा भाई। इसमें आप स्क्वामस है नहीं, कॉलम है नहीं, क्यूब है नहीं, क्या है ये? ऐसी सेल तो तीनों में से कोई है नहीं ये तो। और सबसे ऊपर वाली लेयर से नाम दिया जाएगा ना टिश्यू का, तो सबसे ऊपर वाला लेयर देखो कौन सी सेल बन रही है, वो है ही नहीं कोई तीनों में से कोई, तो चौथी है, चौथा नाम एक ही लिखा है हमने, एंड दैट इज अम्ब्रेला शेप। सो दिस इज ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ पाया जाता है? हाँ है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में, यूरेटर में होता है। गुड। और गोल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर, वही है सबसे मोस्ट कॉमन, वही एग्जाम का सवाल है। ये कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर। वेरी गुड। यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर में, ऐसा हमने लिखा था इसको। ये कौन सा टिश्यू है? वैसे नाम पढ़ेगा तो ही पता चल जाएगा क्योंकि ये नेम्ड है। कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर है, सेल है और मैट्रिक्स है। हमने बताया था जिसमें सेल ऐसे बिखरी हुई हो, है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सेल है, नेट है, सॉलिड मैट्रिक्स है, कोलेजन फाइबर है, कॉन्ड्रोसाइट है, इलास्टिक फाइबर है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर अपने को मिलता है तो ये कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। जो ब्लड है, आप जब भी ब्लड का टेस्ट करते हैं ना, ब्लड टेस्ट, तो ब्लड का जब भी पिक्चर बनाएंगे तो ऐसा ही पिक्चर दिखेगा जिसमें मैट्रिक्स और सेल। तो जिसमें मैट्रिक्स होता है, ब्लड का कभी फोटो बनाओगे सेल का तो उसमें ऐसा थोड़ी दिखेगा कि एक लेयर से सेल अरेंज है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऐसा थोड़ी होता है ब्लड में, है ना। जैसे आप किसी मरीज का ब्लड लो और उसका एक वो बनाते हैं अपन स्लाइड, और माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसे ही दिखेगी बिखरी हुई सेल, है ना। तो मैट्रिक्स होता है, इसके अलावा ये आपका सॉलिड मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। हमने बोला ग्राउंड सब्सटेंस, दैट इज मैट्रिक्स। और इसके अलावा सेल्स पाई जाती है, तो ये तरह तरह की सेल है कि ना। और बीच बीच में ये जो पाए जाते हैं ये कोलेजन है। तो यहाँ पे 3-4 तरह के कोलेजन हमने लिखा है, इलास्टिक और रेटिकुलर और कोलेजन फाइबर। तो ये पाए जाते हैं। इस तरह का टिश्यू कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सा पिक्चर है कनेक्टिव टिश्यू का। नाउ अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमने पढ़ा था ब्लड सेल और इमेटोलॉजी, ब्लड सेल एंड इमेटोलॉजी, ब्लड सेल एंड इमेटोलॉजी। ब्लड सेल एंड इमेटोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? आपने कभी जिंदगी में हॉस्पिटल में काम किया हो या आगे भी कभी आपका काम पड़ेगा, या इस मेडिकल साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो सीबीसी होता है। किसी भी मरीज को कुछ भी हो जाए तो सीबीसी करा लो, है कि नहीं? ये बहुत कॉमन है। बुखार आ रहा तो सीबीसी, नहीं आ रहा तो भी सीबीसी, कुछ भी हो रहा तो क्या करा लो, जब आप सीबीसी कराओगे तो सीबीसी के अंदर आपको जो है एक वैरायटी ऑफ पिक्चर वहां पे देखने को मिलेगा। व्हेन यू वेंट फॉर सीबीसी, जब आप किसी मरीज का सीबीसी कराते हो तो सीबीसी की एक रिपोर्ट आती है और उस सीबीसी की रिपोर्ट के अंदर आपको अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं। उस वैल्यूज में आप देखते हो कि वहां पे रिजल्ट के बाद में बहुत लंबी लिस्ट है। इतना तो कभी सामान खरीदते तो भी लिस्ट नहीं बनती हमारी, जितनी लंबी लिस्ट सीबीसी की रिपोर्ट में आती है। हम ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं, हम तो देखते हैं हीमोग्लोबिन कितना है इसका, आरबीसी कितना, 2-3 चीज़ों से नाता रखते हैं, जबकि एक्चुअली में 2-3 चीज़ें नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सब हीमेटोलॉजिकल वैल्यूज होती है जो पूरा ये चैप्टर लेके बैठता है। और इस चैप्टर में हम इसी रिपोर्ट को पूरा समझेंगे। अगर आपको सीबीसी समझ में आ गया, ये सारी वैल्यूज समझ में आ गई, सारे एनीमियाज और सारा हीमेटोलॉजी के मास्टर बन जाओगे। इस सीबीसी में आप देखते हो वहां पे एक सबसे ऊपर लिखा होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल काउंट। दिस इज ए सेल दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड। हम सेल की बात कर रहे थे, हमारी बॉडी में खूब सारी सेल होती है। अब हम सभी सेल को तो पढ़ चुके हैं भाई, तमाम तरह की सेल है, सारे सेल के नाम याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाए अंगुली में कौन सी सेल है, ऐसे सवाल नहीं आता है। लेकिन इस तमाम तरह की सेल में कुछ स्पेसिफिक सेल होती है जो खून में पाई जाती है, ब्लड में, तो उसके बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं और पूरा एक चैप्टर है ब्लड सेल को लेके और हीमेटोलॉजी को लेके। तो इस रिपोर्ट में हम देखते हैं एक लिखा हुआ यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल काउंट। इस व्हाइट ब्लड सेल काउंट के बाद में जिसकी कुछ वैल्यू आ गए उनको हम सबको समझेंगे, वैल्यू को अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर। व्हाइट ब्लड सेल काउंट के बाद में एक लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल, फिर बेजोफिल, फिर इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट। यहां तक
ये जो यहाँ तक की वैल्यू है, ये सभी वैल्यू की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हर किसी के रिजल्ट के द्वारा हम मरीज की बहुत सारी बीमारियों को डिटरमाइन करते हैं कि मरीज का WBC कितना है, मरीज में उसमें न्यूट्रोफिल कितना है, उसमें बेजोफिल कितना है, इओसिनोफिल कितना है, उसका मोनोसाइट कितना है, उसका लिम्फोसाइट कितना है, और उसमें इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट कितना है। वन ग्रेनुलोसाइट इज मैच्योर, वन इज इमेच्योर। तो ये सभी नामकरण, डिफरेंट टाइप के नामकरण CBC की रिपोर्ट में WBC और उससे संबंधित चीजों को लेकर रहते हैं। फिर यहां से शुरू होती है एक दूसरी सेल जिसका नाम है RBC, न्यूक्लिएटेड RBC। फिर उसके बाद में इसी का वापस एक और रूप है एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट, इओसिनोफिल काउंट एंड एब्सोल्यूट बेजोफिल काउंट, एब्सोल्यूट इम्यूनोग्लोबुलिन्स IG जिसको कहते हैं, और फिर एब्सोल्यूट नेट रेड ब्लड सेल काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट, यहां से RBC की शुरुआत होती है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन का काउंट, हिमेटोक्रिट, मीन सेल वॉल्यूम, मीन सेल हीमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसके बाद में रेड सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हो गई, प्लेटलेट काउंट हो गया, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम हो गया, और प्लेटलेट LCR रेशियो हो गया, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हो गया, PCT हो गया, रेटिकुलोसाइट्स हो गया, IRF हो गया, रेटिकुलोसाइट हीमोग्लोबिन हो गया, और किस मेथड से इस रिपोर्ट को निकाला है, ये तमाम तरह की बातें एक CBC की रिपोर्ट में होती है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हम जब CBC की रिपोर्ट देखते हैं, वैसे मोटा मोटा तौर पे जब भी कोई CBC की रिपोर्ट को देखता है तो मोटी वैल्यू के अंदर वो एक तो हीमोग्लोबिन देखेगा कि भाई आपका जो मरीज है जिसकी CBC रिपोर्ट लेके आया है उसका हीमोग्लोबिन कितना है, तो हीमोग्लोबिन की वैल्यू यहाँ सामने वो देख के कह देगा हाँ हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है, या कम ज़्यादा में भी नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे 11.8 देख लिया आपने तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, 11.8 की जगह कितना हुआ तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, कम हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल हुआ तो क्या प्रॉब्लम है। दूसरा जो चीज़ देखा जाता है इसमें नॉर्मली जब देखा जाता है तो प्लेटलेट का काउंट कितना है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये हो गया प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट का काउंट जो है दूसरी देखी जाने वाली चीज़ होती है नॉर्मल जब CBC की रिपोर्ट देखते हैं तो हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट का काउंट कितना है, एक चीज़ तो ये देखी जाती है। और इसके अलावा हमने बोला WBCO का नंबर कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितना है, और एक CBC की रिपोर्ट में मोटा मोटा जो देखा जाता है वह है कि WBC का नंबर कितना है। पर इन तीन चीज़ों से मोटी मोटी डायग्नोसिस ही बन सकती है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो मदद करके आपको एकदम स्पष्ट डायग्नोसिस के बारे में बताता है कि मरीज का एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। हालांकि मैं बताऊं कि आपको डायग्नोसिस का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर आपको CBC की रिपोर्ट पढ़नी नहीं आए तो आपके पढ़ाई पे धिक्कार है कि नहीं। इतने साल जिस प्रोफेशन को आपने दिया उसमें नौकरी भी लग गई, तनख्वाह भी आ रही है 1.5 लाख रुपए, लेकिन पढ़नी CBC नहीं आ रही है, तो ये जजमेंट नहीं है ना कि किसका काम है किसका काम नहीं है, ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन आई हैव टू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होता है। मैंने कहा हर बीमारी की शुरुआत CBC से ही होता है और हर जगह पे ये टेस्ट तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। और आप में से कई लोगों ने इस रिपोर्ट को अपनी ज़िंदगी में जरूर देखा होगा क्योंकि इतनी कॉमन है कि हर किसी ने देखा होगा। कैंसर का कोई मरीज, लंग कैंसर का मरीज आपने सारी ज़िंदगी में ना देखा हो, कुछ लोगों ने देखा हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में कम ही देखी हो। लेकिन ये नहीं है कि मैंने सर CBC की रिपोर्ट आज तक नहीं देखी, दूर की बातें करवा भी रखी होगी सबने एक बार, तो कभी न कभी ज़िंदगी में खुद के ही काम पड़ गया होगा। तो उस केस में इस पूरे चैप्टर ने इसी रिपोर्ट के ऊपर बेस है और इस रिपोर्ट में चेंजेस से इस चैप्टर की पूरी बीमारियां होती है। तो इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट पार्ट है। इसको पढ़ते 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 लास्ट में हम जब पहुंचेंगे तो इस रिपोर्ट में हर एक पहलू पे आपका पता होएगा, हर एक पहलू आपको पता चल जाएगा। मैं इओसिनोफिल बोलूंगा तो आप इसकी पूरी ABCD जान जाएंगे। मैं अगर मोनोसाइट बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन है, कब बढ़ती है, कब घटती है। मैं अगर यहाँ पे RBC के काउंट की बात करूंगा, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट की बात करूंगा, तो ये सब आपको पता चलेगा। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसको समझने, इस तक पहुंचने से पहले हम जब शुरुआत करते हैं ब्लड सेल की, तो हमें सबसे पहले ब्लड के बारे में बेसिक चीज समझनी होती है। ब्लड के बारे में एक बात अभी तक मैं जान पाया हूं, वो क्या है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इतना हमें पता है क्योंकि हमने टिश्यू में इसको जिक्र किया था। ये कनेक्टिव टिश्यू जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अब हम दूसरी बात को लेकर चले तो ब्लड इज ए फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का फ्लूइड है ब्लड, मतलब ब्लड इज नॉट ए थिक मटेरियल, इट इज ए थिन मटेरियल, इट इज इन वाटरी फॉर्म। ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, वाटरी फॉर्म में रहता है। तो ये एक थिन मटेरियल है, मतलब पतला पानी की तरह है। तो हम इसको रिवर कह सकते हैं, नदी, क्योंकि पानी पड़ा हुआ रहता है तो सड़ जाता है, ये पड़ा हुआ भी नहीं रहता है, ये हर सेकंड चलता रहता है।
और कोई भी चीज अगर लगातार चलती रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नदी बोलते हैं। तो ब्लड के लिए एक सिंपल सी लाइन है, इट इज ए रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी जैसे गंगा नदी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी होती है, आपको बोले कि इंसान की बॉडी की नदी का नाम बताओ, तो ब्लड। ब्लड इज द रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी। व्हाई आई कॉल्ड इट रिवर? बिकॉज इट इज फ्लूइड एंड इट ऑलवेज रनिंग। तो जो पानी हो और वो चलता रहे उसको क्या बोलते हैं? नदी बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये पानी है और ये चलता रहता है। तो सबसे पहली हेडिंग लगा दीजिएगा यहाँ पे ब्लड, और ब्लड के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूं तो फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसको मैं बोलता हूं रिवर। ब्लड एंड ब्लड सेल। तो ब्लड क्या है इसमें लिख दीजिएगा रिवर, रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी, रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी। घर कहां है इसका? प्रेजेंट इन ब्लड वेसल। ब्लड जिस पाइप के अंदर पाया जाता है उस पाइप को हम नाम देते हैं ब्लड वेसल। अब ये ब्लड वेसल क्या है? तो वेसल को कार्डियोवैस्कुलर में पढ़ेंगे, जो इसके अगला चैप्टर होगा। अभी हम पानी को पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाहर की वेसल को भी हम पढ़ने वाले आगे। तो रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये कहां पाया जाता है? तो इस प्रेजेंट इन ब्लड वेसल। ये जो ब्लड होता है फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और अगर वेसल के अंदर आता है तो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और किस में पाया जाता है? वेसल्स में। तो वी कॉल्ड इंट्रा वैस्कुलर फ्लूइड। क्या नाम देते हैं हम इसको? इंट्रा वैस्कुलर फ्लूइड। ये फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी का, और हम इसको क्या नाम दे देते हैं? इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। तो रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्रेजेंट इन ब्लड वेसल, फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी वी कॉल्ड इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावैस्कुलर वर्ड का मतलब भी हो गया द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड पाया जाता है, ब्लड, उसका कितना प्रतिशत भाग होता है? एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड पाया जाता है उसमें ब्लड कितना प्रतिशत भाग है? एनीवन नोज? रेज योर हैंड। कितना प्रतिशत भाग है? टोटल बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें ब्लड का हिस्सा कितना प्रतिशत है? नहीं, I asking how many percentage of value of blood in total human body fluid. I'm not asking what is present in blood. ये जो आपने बताया नहीं, तो ब्लड के अंदर होने वाली बातें हैं। हम पूरी बॉडी से ब्लड का कंपेयर कर रहे हैं। जैसे आप हो, इस पूरी दुनिया में हो, तो दुनिया का कितना प्रतिशत भाग हो आप? समझ पाए मेरा पॉइंट? कि पूरा दुनिया है, उसमें आपका कितना परसेंट निकलता है? निकालो तो। ये बिंदु तो बड़ा हो गया है, इसका भी बहुत छोटा हिस्सा, न के बराबर, दिखोगे भी नहीं। इतना छोटा हिस्सा है हम इस दुनिया का, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है कि नहीं? फिर भी आदमी को लगता है कि मैं ही हूं, सब कुछ हूं। पता कि नहीं होता? रावण को लगा था ऐसा, कल जला दिया परसों हमने, है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो हम वो पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत। बैठो, और कोई? हाँ, 7 to 8%। हाँ, 78। अच्छा, कैसे 7 to 8 कैसे? बैठो, गुड। हाँ, कैसे कैसे 7 to 8%? एनी आइडिया? हाउ कैन वी कैलकुलेट 7 to 8%? वो तो करना ही नहीं है ना, हमने बोला ना, वो तो करना ही नहीं है। 55 तो करना ही नहीं है। वो तो ब्लड का कंपोजिशन है, पूरी बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आपकी पूरी बॉडी के फ्लूइड में ब्लड का प्रतिशत वैल्यू। तो आपने बोला 7%, तो कैसे? या ऐसे याद है? एक तो होता है ऐसे याद कर लिया था, कहीं भी सुना। एक है कि हाँ पता है कि ऐसे है 7%।
है ना, जैसे सीबीसी की रिपोर्ट है तो याद कर रखा है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल इतना होता है, या पता है कि ये नॉर्मल क्यों है। दो बातों में फर्क होता है ना, एक तो मुझे पता है, एक मैं मतलब याद है, एक मैं जानता हूं। तो याद होने और जानने में फर्क है। याद किया हुआ तो फिर भूल जाऊंगा, जानता हूं तो माइकल लाल नहीं भुला सकता। कोई बुलाना चाहे खोपड़े को फोड़ फोड़ फोड़े तो भी ना भूलूं, क्योंकि उसके अंदर फिक्स हो रखा है, वो जाम हो जाता है पूरा एकदम। है गुड। हाँ पीछे 7 to 8 ही है, बैठो। चलो ये बात सही है। ब्लड जो टोटल बॉडी का फ्लूइड है, हमारा ह्यूमन बॉडी में टोटल फ्लूइड है, उसमें ब्लड का प्रतिशत वैल्यू है 7 to 8। कैसा है सुनिएगा। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में, मैंने यहां फ्लूइड की बात की, फ्लूइड मतलब पानी। फ्लूइड का मतलब हमारी बॉडी को अगर हम खाली करें, पानी पानी निकाले शरीर में से, तो एक प्रतिशत निकलेगा, और वो तकरीबन तकरीबन होता है 60% एक एडल्ट के अंदर। जैसे एक 70 किलो का आदमी है, ये एक हेल्दी एडल्ट बॉडी वेट मैं मानता हूं, सभी का बॉडी वेट अपना अपना अलग अलग होता है। एक हेल्दी एडल्ट आदमी का बॉडी वेट साइंस के हिसाब से होना चाहिए 70 kg। 70 kg बॉडी वेट में 60% भाग पानी होता है, वाटर, फ्लूइड। इसको वाटर नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो 60% पानी का वजन होता है हमारे बॉडी में, इसलिए जल को जीवन बोलते हैं, क्योंकि 60% एक बड़ा हिस्सा है। 60 नंबर नॉर्थ साइड में आ जाए तो टॉप 50 में रैंक आती है, इसका मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो टोटल बॉडी वेट का 60% किसका भाग है, पानी का। तो हमारे शरीर को अगर खाली कर दिया जाए तो 60% पानी होगा, और 40% सब निपट जाते हैं, हड्डियां, मांस, श्वास, ऑर्गन सब निपट जाते हैं, और 60% पानी है। इस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में, जैसे 70 किलो का आदमी है, 60% पानी है, तो 60/100 × 70। तो मैं जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो 42 लीटर पानी निकल के आता है बाहर। टोटल बॉडी में टोटल वॉल्यूम कितना है, 70 kg में 60% किसका वॉल्यूम है, फ्लूइड का, और 60% का मतलब है कितना आ गया, 42। तो 70 में से 42 किलो क्या होता है, पानी। अब ये जो 42 लीटर पानी है टोटल बॉडी में, ये पानी बॉडी में दो जगह पाया जाता है। देयर इज 2 प्लेसेस। वन, जैसे मेरी पूरा बॉडी किससे बना हुआ है, हवा से बना हुआ है, सेल से। हमने पढ़ा है ना, मैं कौन हूं, सेल हूं, है ना। एक सेल नहीं कह सकते, ट्रिलियंस ऑफ सेल है। तो कोई भी इंसान है, जैसे मेरी अंगुली आई तो कौन आई, सेल आई, क्योंकि अल्टीमेटली इसके गहराई में जाओगे तो सेल है। हमारा पूरी बॉडी में हम गहराई में जाए, खूब सोच के एकदम डीप में जाए, तो अल्टीमेटली क्या है, सेल है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हम सबका अपना अपना नाम है, सभी को कुछ ना कुछ ठप्पा लगा रखा है, कोई ना कोई जात पात धर्म फलाना ढिमकाना, कोई ना कोई पोस्ट दे दे के सेट कर रखा है भगवान है कि नहीं, ताकि चुपचाप जीते रहे। अगर आपके पास में आइडेंटिटी नहीं हो, कुछ करने को कुछ नहीं हो, तो झगड़े करे सब, लेकिन सबका अपना अपना काम दे रखा, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब सेट है मामला। भगवान ने डिपार्टमेंट दे रखे, तो ये स्कूल जाएगा नहीं, ये करेगा नहीं, ये टैक्सी चलाएगा, ये करेगा, ये करेगा, ये पढ़ाएगा, ये पढ़ेगा, ये। तो सब रोज हम एक ही दौड़ में भागते रहते हैं। ये डिपार्टमेंट सेट किया इसलिए। अगर हम बहुत गहराई में जाएं सभी ह्यूमन बींग्स के, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, भगवान मिलेगा सबके अंदर। हमने बोला ना, हमारे में से कुछ निकलता है और पीछे जो बचता है वो किसी काम का नहीं है, लोग ले जाके हमारी हम ही को ऐसा करते हैं। तो अंदर कुछ ऐसा है जो निकल जाने के बाद में आदमी फड़फड़ाना बंद कर देता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना सोचता है, कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है, और जैसे वो चला जाता है बाकी लोग मारते, ऐसा कैसे हो सकता है, हो चुका है वो कहे, क्योंकि मैं, मेरे अंदर जो था वो निकल गया। दैट इज समथिंग लाइक, वो जो पीछे बचा वो कोई काम का नहीं है। तो जिस बॉडी के ऊपर हम काम करते रहते हैं कि आज बढ़िया वो लगा रहे हैं, क्या बादाम वाला वो शैम्पू लगा रहे हैं, कभी मतलब देयर इज वेराइटी ऑफ थिंग जो हम बॉडी के ऊपर करते हैं। जिस बॉडी का कोई औचित्य नहीं है, वो नश्वर है, शरीर नश्वर है, उसके अंदर रूट में जाए तो कौन है, ईश्वर है। वैसे ही हमारी बॉडी के शरीर के रूट में जाए तो अंदर अल्टीमेटली निकले कौन, सेल, जो दिखती नहीं है। आपको सेल नहीं दिखेगी कहीं पे भी, एक्सटर्नल देख लो, इंटरनल देख लो, सेल नहीं देख लेगी। जब तक कि आप किसी माइक्रोस्कोप को लगा के इसको इस तरीके से ना देखने लग जाओ, तब तक आपको सेल नहीं दिखेगी। हाँ, माइक्रोस्कोप ही लगा लोगे तो ये दिखेगी, ये वहां दिखती है। तो इसको हमने बोला हाँ सेल तो है, बैग है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड सेल है कि नहीं। लेकिन ऐसे बाहर थोड़ी दिखता है न्यूक्लियस या न्यूक्लिएटेड सेल या राइबोसोम। तो रूट में जाए तो अल्टीमेटली क्या निकलती है, सेल। तो पूरी बॉडी में सेल है, तो पानी या तो सेल के अंदर होगा या सेल के बाहर होगा, तीसरी कोई जगह ही नहीं है। मेरा बॉडी का जो पानी है वो या तो कहाँ होगा, सेल, या कहाँ होगा, बाहर,
तो दो स्पेस बन गए, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे, तो सेल ज्यादा है बॉडी में या बाहर वाली जगह ज्यादा है? सेल ज्यादा है, सिंपल कंसेप्ट है। सेल ज्यादा है, बाहर वाली जगह कम है, तो सेल ज्यादा है, इसको हमने बोला इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और सेल ज्यादा है तो ज्यादा पानी सेल के अंदर होगा और कम पानी सेल के बाहर होगा। तो हमने इस टोटल पानी के 3 हिस्से कर दिए, 42 के जब 3 हिस्से करते हैं तो 14, 14 और 14, ऐसे 3 हिस्से होते हैं 42 के, 14, 14 और 14। तो इस 42 के मैंने 3 हिस्से कर दिए, 14, 14 और 14। 2 हिस्से तो होते हैं सेल के अंदर, एक हिस्सा होता है सेल के बाहर। मतलब जो टोटल मैंने 3 हिस्से किए, उस 3 में से 2 हिस्से, 2/3, 2/3 सेल के अंदर होता है, और 1/3, 1/3 कहाँ होता है? सेल के बाहर। 1/3, 1/3 जो होता है वो सेल के बाहर होता है, और 2/3 सेल के अंदर होता है। 2/3 का मतलब हो गया 14 और 14, इसका मतलब है 28 लीटर। बहुत ही फेमस सवाल है, इंट्रासेल्युलर टोटल फ्लूइड कितना होता है? सेल के अंदर टोटल फ्लूइड कितना है? तो टोटल है 42 और 28 सेल के अंदर है। एक्स्ट्रा सेल्युलर टोटल फ्लूइड कितना होता है? 14 लीटर जो है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है जो सेल के बाहर है। अब सेल के अंदर का जो पानी था उसको हमने नाम दे दिया साइटोप्लाज्म और साइटोसोल स्पेशली। तो ये साइटोप्लाज्म और साइटोसोल जो है वो सेल के अंदर का पानी है, और उसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। जो सेल के अंदर है वो तो सेल के अंदर है। जब मैं सेल के बाहर आया तो यहाँ का पानी है 1/3। ये जो 1/3 पानी है ये 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट है। 3 जगह कौन कौन सी? 3 जगह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली जगह है कि कोई भी 2 सेल है उनके बीच बीच में जगह होती है, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। सेल के अंदर के बाद में अगर कोई ज्यादा जगह है सेल के बाहर, तो वो पहली जगह है, उसको नाम देते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हो गया? 2 सेल या 2 टिश्यू के बीच की जगह, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। मुझे दूसरी जगह मिली कि मेरी बॉडी में जगह जगह पाइपलाइन डाली हुई है और उस पाइपलाइन के अंदर भी पानी बहता है, उसको इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहते हैं। कौन सा फ्लूइड कहते हैं? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। जगह जगह पे पाइपलाइन डाली हुई है, पाइपलाइन में पानी है और उस पानी का नाम दिया इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। सो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड इज ए एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ये बहुत फेमस वाला एग्जाम का, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड इज ए एक्स्ट्रा, इट इज नॉट ए इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इट इज इंट्रावेस्कुलर बट इट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर। वेसल के तो अंदर है लेकिन सेल के तो बाहर है, क्योंकि वेसल सेल नहीं है कि नहीं है? तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज ए इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड इज ए एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जिसको मैं ब्लड बोलता हूं, ब्लड इज ए इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। और लास्ट पार्ट होता है, वो होता है कि एक ऐसी जगह सेल के बाहर है जो ना तो 2 सेल के बीच की जगह है, ना कोई 2 टिश्यू के बीच की जगह है, ना ब्लड वेसल है, उसको हमने बोला कोई तीसरी जगह है, तो नाम ही थर्ड स्पेस दे दिया, तीसरी जगह। तो इसको नाम दे दिया थर्ड स्पेस। क्या नाम दे दिया? थर्ड स्पेस। तो इस तरीके से सेल के अंदर का तो कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन सेल के बाहर में 3 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन होता है इंटरस्टिशियल, दूसरा डिवीजन होता है इंट्रावेस्कुलर, और तीसरा डिवीजन होता है थर्ड स्पेस। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 3 डिवीजन हमने किए सेल के बाहर, ये जो सेल के बाहर 3 डिवीजन किए, कितना लीटर पानी है? अब 14 के 3 भाग करते हैं, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा था? इंटरस्टिशियल। कौन सा? तकरीबन 9 लीटर। तो आप देखो 28 लीटर तो अंदर था, और 9 लीटर 2 सेल या 2 टिश्यू के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये बहुत फेमस सवाल बनता है, किसी भी आदमी की बॉडी में सूजन हो जाए, जैसे मेरी बॉडी में कहीं पे भी सूजन आ जाए, तो सूजन आने पे पानी कहाँ इकट्ठा हुआ? ये वो जगह है, वो ना तो वेसल के अंदर है, ना वो सेल के अंदर है, ना वो थर्ड स्पेस में। वो जो जगह है, जब भी सूजन आती है, किसी के आदमी में बॉडी में सूजन आ जाए, तो सूजन आते समय पानी इकट्ठा, हाँ पानी 2 तरह का इकट्ठा होता है, ट्रांसुडेट, एक्सुडेट, जिसके आगे मैं बात करूंगा, पूरा एडिमा पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अगर किसी की बॉडी में सूजन आ जाए, तो सूजन में पानी कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये जगह होती है इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये पानी, जैसे मैंने अभी बताया, हमारी बॉडी में ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूट रहे कि सेल के अंदर 28 लीटर है, सेल के बाहर 3 जगह है, 9 लीटर यहाँ है, बाकी वाला यहाँ है, तब तक तो मेरी बॉडी में कहीं सूजन नहीं आएगी। और सूजन तब आती है जब ये पानी अपनी जगह छोड़ के उल्टी पुल्टी जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाए। तो जब पानी उल्टी पुल्टी जगह इकट्ठा होगा तो शरीर में क्या आने लग जाएगा? एडिमा। तो एक तो हो गया 9 लीटर। फिर इंट्रावेस्कुलर कितना होगा? इंट्रावेस्कुलर कितना होता है? 3.5 से 6 लीटर, 3.75 लीटर। कितना होता है? 3.25 लीटर। इसको बोलते हैं 3.25 लीटर, 3.75 लीटर। और थर्ड स्पेस के अंदर पाया जाता है
1.25 लीटर। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 लीटर। 9 3 12 1 13 और 1 14, तो टोटल 14 ही बचा था पीछे। और ये कितना है? 1/3। टोटल कितना होता है? 3 हिस्से किए 42 लीटर। 42 में 28 लीटर तो कहाँ है? सेल के अंदर है। 14 लीटर सेल के बाहर है। सेल के बाहर 3 जगह, इंटरस्टिशियल, इंट्रावेस्कुलर, थर्ड स्पेस। और ये जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं अभी, ये 3.75 लीटर, ये कहां पाया जाता है? ब्लड वेसल के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड। और फ्लूइड दैट प्रेजेंट इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर तो ब्लड कितना होता है बॉडी में टोटल? है 4 to 5, 5 to 6, 5 मान लेते हैं थोड़ी देर, है ना? तो 5 लीटर होता है। ये तो 4.25 लीटर ही है। 1.25 लीटर ब्लड कहां गया है? ये प्लाज्मा ही है भाई, और क्या है ये? सेल, ब्लड वेसल में पानी है तो प्लाज्मा ही होगा। ब्लड वेसल अगर में पानी है तो क्या होगा? प्लाज्मा ही होगा। तो ये तो 4.25 लीटर है। और ब्लड कितना होता है टोटल? 5 लीटर। तो ब्लड टोटल तो होता है 5 लीटर, और ये तो 4.25 लीटर ही है। एनपीएस, जोर से बोलो। थर्ड स्पेस वाला इसमें काउंट होता है। क्यों? थर्ड स्पेस है सीएसएफ। सीएसएफ यहां काउंट होगा। थर्ड स्पेस है साइनोवियल फ्लूइड घुटने में। अब घुटने वाला प्लाज्मा थोड़ी है। है? आरबीसी थर्ड स्पेस में थोड़ी। आरबीसी तो ब्लड वेसल के अंदर है, और वो तो सेल है। आरबीसी इज ए सेल ऑफ ब्लड। ब्लड में पाई जाने वाली सेल को आरबीसी कहते हैं। तो आरबीसी तो ब्लड की सेल है, सिंपल। तो वो तो बाहर चला गया, वो अंदर थोड़ी काउंट होगा। जो बाहर चला जाता है वो अंदर काउंट नहीं होता। स्प्लीन में स्टोरेज। अरे हम ब्लड वेसल के अंदर की बात कर रहे हैं। स्प्लीन ऑर्गन है। अभी ब्लड वेसल के अंदर रखो ना। इंट्रावेस्कुलर मतलब कोई भी ब्लड के अंदर है। एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो। ब्लड वेसल है, हमारी बॉडी में ऐसे पाइपलाइन बिछी हुई है, ये ब्लड वेसल है। और इसके अंदर जितना भी पानी होता है ना, उसको ब्लड कहते हैं। मैं ब्लड ही पढ़ा रहा हूं, ध्यान है क्या आपको? तो इस पाइप के अंदर जो पानी पाया जाता है, पानी समझते हो? वाटर। आधों को ये भी नहीं पता पानी किसको कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे हैं ना, तो कॉमन सेंस भूल जाते हैं। इसको पानी कहते हैं बच्चों। और ये पानी इस ब्लड वेसल के अंदर है। मैं फ्लूइड पढ़ा रहा हूं, फ्लूइड। ये हम रोज पीते हैं ना, इसीलिए पीते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में 60% यही है। और ये कम होता है तो फिर पीना पड़ता है। कम कैसे होता है? जैसे उन्होंने अभी बताया, निकल जाता है बाहर, रुकता नहीं है, क्योंकि मुट्ठी करते हैं ना, रोज करते हैं, तो ये कम पड़ जाता है। अंदर होना चाहिए ना 42 लीटर। अब मैं 1 लीटर पेशाब करने आ गया, 41 हो गया, तो 1 वापस डालना पड़ेगा ना, क्योंकि 42 से कम होती वजन कम हो जाएगा। अगर आप पेशाब ही पेशाब करो और पानी ना पियो तो वजन कम हो जाएगा आपका। यस और नो? तो वी ऑलवेज वांट टू रिप्लेस इट, ताकि हमारा बॉडी कमजोर ना हो। कमजोर होना मतलब कम ही हो जाना इनका। आगे बीमारियों में कराएंगे हम। डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी है, मुती मुती आती है आदमी को। जब पोलीयूरिया होता है तो उसकी बॉडी में डायबिटीज मेलाइटस पोलीयूरिया होता है। जब आदमी, और रीनल फेलियर, पानी आता ही नहीं बाहर। तो जिसमें नहीं आता वो सूज जाता है, और जिसके ज्यादा आता है उस खाली हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। नॉर्मली हमारे न तो ज्यादा आता है न कम आता है। 1 लीटर अगर यूरिन करते हैं तो 1 लीटर पानी पी लेते हैं। और इसलिए पानी हमेशा, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन पानी पड़ा हुआ है, कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए सर को, है कि नहीं? जरूरी है, इंसान में हो जाता है, क्योंकि 60% वाटर है हमारी बॉडी में। यस और नो? तो हम इस पानी की बात करें, ऐसा पानी हमारी ब्लड वेसल के अंदर होता है। और आपको विश्वास ना हो तो एक सिरिंज ले और यहां पे पंचर करो, खींचो, पानी आएगा। मजेदार है, वो लाल पानी है, यह अलग बात है। वो लाल क्यों मैं समझाऊंगा, लेकिन है तो पानी। कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में, उसको मैं क्या कहता हूं? पानी। तो इस मेरी ब्लड वेसल के अंदर पानी है ऐसा, लेकिन उसका कलर रेड है। रेड क्यों है ये एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन वो है तो सही, लेकिन लिक्विड फॉर्म में।
अब लिक्विड फॉर्म में जो इसके अंदर पाया जाता है, इसका टोटल अमाउंट जो होता है वो होता है 5 लीटर मेरी बॉडी में। ये नॉर्मल है। ये जो पाइप है ना, हमारी बॉडी के जितने भी पाइप है सबके पानी को एक बाल्टी में डालो तो 5 लीटर का तबेला भर जाएगा आपका, इतना टोटल पानी है उसके अंदर। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इस पाइप के अंदर जो पानी है वो 4.25 लीटर है, जबकि मेरा एक्चुअली में गणित कहता है कि वो 5 लीटर होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने बताया कि वो कितना लीटर है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा 1.25 लीटर कहां गया। तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसके अंदर एक सेल है आरबीसी, इसके अंदर एक सेल है डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर एक सेल है प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के अंदर पानी है, वो भी ब्लड इस वेसल के अंदर है, मतलब इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है, लेकिन है वो सेल, और सेल के अंदर पानी है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये 5 लीटर टोटल वॉल्यूम है, दैट इज नॉट फ्लूइड। मैं कहता हूं ना मेरी बॉडी में ब्लड कितना है, तो जवाब है 5 लीटर, लेकिन 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर फ्लूइड नहीं है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो अभी बता रहे थे ना कि 45, 55, दैट इज समथिंग लाइक, वो जो अंदर सेल है ना, ये पानी में काउंट थोड़ी होगी, ये तो सेल है। और सेल के अंदर पानी है वो कहां काउंट हो गया, इंट्रासेलुलर। जो सेल के अंदर पानी था वो कहां काउंट हो गया, इंट्रासेलुलर में। किसी भी सेल के पानी को बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और ये जो सेल के बाहर पानी है इसको हमने बोला इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जो 4.25 लीटर है। तो जो 1.25 लीटर वाली जगह है, वो जो 1.25 लीटर काउंट हो रहा है 5 लीटर में, जो 1.25 लीटर कम पड़ रहा है वो इनका वॉल्यूम है। इनका वॉल्यूम मतलब ब्लड सेल का वॉल्यूम है। तो मेरी बॉडी में जो टोटल ब्लड है उसमें एक्चुअली में पानी कितना है, तो 4.25 लीटर, और एक जो 1.25 लीटर का पार्ट है वो कौन सा है, तो टोटल ब्लड कितना होता है 5 लीटर। अब आप देखो कि अगर मैं 5 लीटर की बात करूं, 5 टोटल वॉल्यूम कितना है 42 लीटर, 42 को मैं 40 कर देता हूं, और सॉरी 5 लीटर और टोटल कितना है 40, मल्टीप्लाई बाई 100। इसकी हम बात करें 0 से 0, 2 और 5, 25 और 2, तो कितना आता है 12.5%। ये तब जब हमने इसको 5 लीटर माना। अब इसको कम करके 4.25 लीटर कर दो तो ये कितना आ जाएगा 8% के आसपास। मैं अभी 4 मान लेते हैं, 4.25 को छोड़ो, 4/40 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0, 4 से 4, कितना आ गया 10%, है कि नहीं। और इसको 42 करके इसको 3.75 करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी, है ना। इसको कितना किया 3.75, और इसको टोटल को कितना कर दे 42। तो जब इसको 42 करे और इससे निकाले तो कितना परसेंट आएगा 7%। कितना आएगा 7%। ऐसे होता है ब्लड 7% पार्ट ऑफ टोटल फ्लूइड। तो मैंने सवाल क्या पूछा था कि आपकी बॉडी में जो टोटल फ्लूइड पाया जाता है 42 लीटर, उसमें ब्लड का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 3.75 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 100, तो कितना परसेंट आएगा 7%। तो मेरा टोटल बॉडी फ्लूइड में ब्लड का जो हिस्सा है वो कितना होता है 7%। बाकी फ्लूइड कहां है सेल के अंदर, और कहां है सेल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में, और कहां है थर्ड स्पेस में, और एक पार्ट है जो किसके अंदर है वेसल के अंदर है। तो हम अभी सेल के अंदर के फ्लूइड को नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में हम बोल चुके हैं पहले ही आपको। इंटरस्टिशियल स्पेस के फ्लूइड को पढ़ने का जरूरत नहीं है, 2 सेल और टिश्यू के बीच बीच में पाई जाने वाली जगह है, लेकिन इस फ्लूइड को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि इसको ब्लड कहते हैं और बड़ा जबरदस्त फ्लूइड है। ये चलने वाला फ्लूइड है, एक जगह रुके। सेल के अंदर का पानी कहीं जाता नहीं है, सेल के अंदर ही पड़ा रहता है। इंटरस्टिशियल स्पेस का पानी कहीं जाता नहीं है, लेकिन ये जो वेसल का पानी है ये जाता है। और ये कहां जाता है, ये कहां जाता है होल बॉडी में जाता है। वो कहां है? ये जो इसके अंदर का पानी है ये जाता है, हम कह रहे हैं, तो जाता कहां है? हाँ, घूमता नहीं, सर्कुलेट होता रहता है। घूमता रहता है क्या, कोई भ्रमण थोड़ी कर रहा है कि घूमता रहता है, कभी अमेरिकन कभी चाइना, ऐसा नहीं हुआ है। ये सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट क्या होता है? सर्कुलेट मतलब होता है कि यहां से शुरू करता है और यहां वापस आ जाता है, यहां वापस आ जाता है, यहां वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं सर्कुलेट होना। इट्स ऑलवेज, इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट मानते हैं। और पाइपलाइन, मोटर, ये सब कार्डियक में पढ़ेंगे। अगर आपको ब्लड अच्छे से समझ आएगा, कार्डियक सिस्टम फफूंद बन जाएगा। बहुत छोटा सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर का काम मजेदार है। जो अंदर ब्लड है वो मजेदार काम है। तो हम अभी वेस्कुलर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, कार्डियक सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, उसके अंदर के पानी को पढ़ रहे हैं पहले। और उसके अंदर पानी को मैंने क्या बोल दिया,
अब आपको यह समझना है कि अगर मैं पाइपलाइन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो समझ ली मैंने, तो मजा आ जाएगा मुझे जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ूंगा, क्योंकि बाद में तो बहुत आसान है, पाइप ही डालने हैं। समझ रहे हो? वो एक लड़का था, एक लड़की से प्यार करता था, तो दोनों की शादी में घर वाले खुश नहीं थे, तो दोनों ने काफी अपने लड़की के पिता, क्योंकि लड़की के पिताजी नाराज थे, तो पिताजी से काफी विनती की, करवा दो हमारी शादी, तुम बहुत सुखी होगे, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा तुम्हारा, हम वादा दिलाते हैं। तो उस पिताजी ने बोला, भाई तुम इतना ही मन्नत करते हो तो 2 शर्त है मेरी। बोले शर्त बताओ? बोले शर्त यह है, एक शर्त तो मैं पहले बताऊंगा बारात आने से पहले, और दूसरी शर्त बारात आने के बाद बताऊंगा। और लड़के को बोला, तुम दोनों शर्त अगर पूरी कर लेते हो तो तुम्हारी शादी तय है। बोला ओके मंजूर है, इसके अलावा कोई, भाई मानने के अलावा कोई चारा है ही नहीं हमारे पास में, तो पहली शर्त तो बता ही दो, बाद में बारात के बाद में सोचेंगे। तो पहली शर्त उसने बताई कि जब तुम्हारी बारात आए तो कोई बूढ़ा आदमी साथ में नहीं होना चाहिए, सब जवान लोग चाहिए, 20 साल 22 साल, एकदम यंगस्टर बारात चाहिए मुझे। तो लड़के बोले ये कौन सी बड़ी बात है, सब मेरे दोस्त तो मेरे से छोटे हैं, तो आप कहो तो मैं 12-12 साल के बच्चे ले आऊँ बारात में, कोई समस्या ही नहीं है ये तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बारात तैयार हो रही थी, तो फूफा जी आके बैठ गए बोलेरो के साइड वाली सीट पे। उसने बच्चे ने बोला कि फूफा जी विनती है शादी होने दो, बाद में बैठ जाना। बोले नहीं नहीं हम तो जाएंगे, तुम्हारी शादी हम ना जाए ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो बोले पाँव में पोतिया रख दे तुम कहो तो, लेकिन तुम प्लीज शादी के बाद में हनीमून में साथ चल लेना भले ही, लेकिन एक बार शादी होने दो और तुम मत जाओ प्लीज। बोले नहीं जाऊंगा तो मैं से ही, भले कैसे ही तुम करो, भले मेरे को बोरे में डाल के ले जाओ साथ में, चलूंगा मैं साथ में। तो एक बोरा मंगाया गया, बोले फूफा जी को बोरे में डालो और स्टेपनी के नीचे दबा दो। गाड़ी की स्टेपनी होती है पीछे डिक्की के अंदर, स्टेपनी होती है, स्टेपनी के भी नीचे डालो फूफा जी को, किसी को दिखना भी नहीं चाहिए कि फूफा जी अंदर आया साथ में। तो उनको बोरे में डाला गया, गाड़ी के पीछे भरा गया, सब एकदम यंग बच्चे, आगे वाली सीट पे तो 12 साल के बच्चे को बिठाया, और गाड़ी लेके गए, बारात चली गई, और ससुर ने वेरीफाई किया, नो एनी बुढ़ा कोई नहीं है, ओके बारात का स्वागत है। बारात पहुंची वहां पे, और दूसरी शर्त उसके लिए तैयार हो जाओ भाई। तो क्या दूसरी शर्त क्या बताई दो फिर फेरे हो जाएंगे। तो दूसरी शर्त यह कि तुम आए, बीच में एक नदी आई थी। बोले आई थी, उस नदी में क्या था? बोले पानी था, और क्या था नदी में? तो बोले वहां पे दूध की नदी है बहना हो। वहां पे कैसी नदी होनी चाहिए? दूध की। बोले ये क्या शर्त होती है, नदी में पानी है दूध कहां से लाए, है कि नहीं? बोले वहां अगर दूध बहना सकते हो तो फेरे होंगे, और जब दूध आ जाएगा तब फेरे होंगे, नहीं तो बोले ये कोई शर्त होती है क्या? वापस चलो भाई, कोई मतलब ही नहीं है। तो गाड़ी का गुस्से में बैक वाला गियर लगा, तो फूफा जी का झटका लगा। तो फूफा जी ने बोला क्या हुआ भाई, फेरे हो गए इतने जल्दी? बोले काहे के फेरे, तुम चुप रहो। तो बोला अरे बोलो तो सही हुआ क्या है? बोले कि बहुत गंभीर मामला है, दूसरी शर्त तो कोई पूरी हो ही नहीं सकती। बोले मुझे बोरे से निकालो तुम और बताओ मामला क्या है। तो बोले वो कह रहे कि वो नदी के अंदर दूध बहना चाहिए, सब बातें बताई सारी। तो फूफा जी ने बोला बुलाओ उनको एक बार, कौन कह रहा है उसको बुलाओ। तो उनके प्रतिद्वंदी आए, ससुर तो अंदर था, तो प्रतिद्वंदी आए, उन्होंने बोला कि, बोले क्या हुआ? बोले कि वो दूध की नदी बहनाने का कह रहे हैं। तो बोले तुम दूध लाओ हम नदियाँ बहना देंगे, तुम दूध लाओ हम नदियाँ बहना देंगे। तो जाके बताया, वो कह रहे कि दूध लाओ नदियाँ बहना देंगे। बुढ़ा कौन है साथ में बताओ जल्दी, है कि नहीं है? कि इनके साथ में कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है, नहीं तो दूध में नदियां नहीं बह सकती। ये इनके दिमाग में आ ही नहीं सकता। मतलब ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, एक्सपीरियंस बोलता है। तो कोई आदमी को पता होगा तो ही वो दिमाग लगा पाएगा, है कि नहीं? तो सेम कहानी है, यहाँ पे बहने वाली नदी जो है वो दूध तो नहीं है, लेकिन यहाँ कौन सी नदी बह रही है? ब्लड। तो अगर आप ब्लड को निकाल दो तो पीछे क्या बचेगा? पाइप बचेगा, और कुछ नहीं है पीछे। तो हम इस ब्लड की बात करें जिसकी हमें पूरी हिमेटोलॉजी पढ़नी है। इस ब्लड में जब इसके कंपोनेंट की अब हम बात करेंगे, तो इस ब्लड में मतलब कितना प्रतिशत फ्लूइड हो गया ये टोटल का? हमने बोला ये टोटल फ्लूइड जो होता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। अब देखो रिवर है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि ये सर्कुलेट होता रहता है। दूसरी लाइन हमने लिखाई कि ये कहां प्रेजेंट होता है? पाइप के अंदर। तो जितने भी पाइप है, चाहे आर्टरी हो चाहे वैन हो, वेसल्स को आर्टरी और वैन दोनों होती है, दोनों को वेसल कहते हैं। आर्टरी और वैन का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। हम नॉर्मली आर्टरी में प्योर ब्लड है, इसमें इम्प्योर है, फपूंद बातें। हमेशा ध्यान रखो, आर्टरी और वैन जो पाइप है, जैसे हमारे घर में पानी है, तो पानी और पाइप का कोई रिश्ता नहीं है। पाइप आप कोई भी लाओ, उसमें पानी डालोगे, पानी उसमें से निकलेगा। अब आपकी मर्जी है, पाइप एकदम घटिया क्वालिटी का लाओ, एकदम बढ़िया ब्रांडेड पाइप लाओ, पानी थोड़ी कहेगा कि ब्रांडेड पाइप होगा तो ही अंदर से चलूंगा मैं, तो नहीं तो अंदर घुसाओ तो घुसूंगा ही नहीं।
ऐसा पानी कहता है क्या? नहीं। पाइप तुम कोई भी लगाओ, पानी का काम है उसमें से होके गुजरना। पाइप की क्वालिटी के अनुसार पानी आ सकता है। पाइप अंदर से गंदा है तो पानी अंदर से गुजरते ही गंदा हो जाएगा। पाइप एकदम बढ़िया शानदार है तो शानदार होएगा। पाइप अगर नैरो है तो पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, पाइप अगर मोटा है तो पानी का प्रेशर कम होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमने नहीं, रामचंद्र ने जो अंदर पाइप डाले हमारे अंदर, उसका डायमीटर अलग अलग करके जगह जगह पे सेट किया प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। दैट इज सिंपल। जैसे हम घर में भी पाइप डालते हैं ना, तो सारे 1.5 इंची के पाइप नहीं डालते हैं, ये सारे 3-3 इंची के पाइप थोड़ी डालते हैं। मेन जगह पे बड़ा पाइप होगा, फिर छोटा पाइप होगा, फिर छोटा, फिर छोटा। बाथरूम में आते आते छोटा पाइप, और पीछे टंकी में लगाया 1 इंची का पाइप और बाथरूम में लगाया 6 इंची का, बूंद भी नहीं आएगी तुम्हारे, है कि नहीं? उल्टे पाइप डालते हैं क्या कभी? तो हमेशा एक बड़ा पाइप, एओर्टा, फिर आर्टरी, फिर आर्टियोल, फिर आर्टियल कैपिलरीज। दैट इज सिंपल मैकेनिज्म, सैनिटरी सिस्टम है पूरी बॉडी में। लेकिन हम उस सिस्टम को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसके अंदर पानी को पढ़ रहे हैं, दैट इज ब्लड। तो हमने बोला रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल इज द पाइप, सैनिटरी लाइन, पाइप लाइन, उसके अंदर बहता है। और ये फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी का, और इसको हम कौन सा फ्लूइड बोलते हैं? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। और आई जस्ट से इट इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर है, ब्लड वेसल के अंदर है। और टोटल बॉडी फ्लूइड का कितना प्रतिशत हो गया? 7 to 8%। जो एग्जाम का अगला सवाल है कि ब्लड आपकी टोटल बॉडी का कितना प्रतिशत है, तो इट इज अबाउट 7 to 8%, 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी फ्लूइड, आपकी टोटल बॉडी में जितना फ्लूइड है उसका 7 से 8% फ्लूइड कौन सा होता है? ब्लड। 7 to 8%, 42 लीटर का 4.25 लीटर जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 to 8%। 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। नाउ इस ब्लड को जब हम डिवाइड करते हैं, इस ब्लड को जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो ब्लड के दो भाग होते हैं। ब्लड के 2 भाग होते हैं। ब्लड में एक तो पाया जाता है प्लाज्मा, और दूसरा ब्लड में होता है ब्लड सेल। आपने देखा होगा जब हम किसी मरीज का ब्लड लेते हैं, ये मरीज का आपने ब्लड लिया, कोई भी एक हॉस्पिटल में आती है ब्लड लेने के लिए, ब्लड सैंपलिंग वाइल आती है, तो एक वाइल लिया, मरीज का ब्लड निकाला, आपने वाइल में डाल दिया ब्लड। जब आपने ब्लड को वाइल में डाल दिया, तो वाइल में डालने के बाद में आप कुछ देर तक ब्लड को रख दो, तो उसमें दो तरह का चीज बन जाएगा। मतलब जब ब्लड को जैसे आपने वाइल में डाला और वाइल में डाल के आपने ब्लड को रख दिया, तो ब्लड को वाइल में डाल के रखने के बाद में जब आपने लिया और लेने के बाद में जब आपने उसको रखा, तो ये इसके 2 भाग बन जाते हैं। ब्लड के 2 पार्ट बन जाते हैं। एक ml मैंने ब्लड लिया और उसको मैंने पाइप के अंदर डाल दिया। जब मैंने पाइप में डाला तो उस ब्लड के 2 भाग बन गए। एक हिस्सा तो ये बन गया जो रेड दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा, ये पाइप के अंदर एक हिस्सा तो ये बन गया जो रेड दिख रहा है मेरे को, ये नीचे वाला हिस्सा बन गया। और दूसरा हिस्सा जो येलो कलर में दिख रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा बन गया। ये येलो कलर में जो दिख रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा बन गया। जब हम इसके रेशियो की बात करें तो तकरीबन 55 और 45% सेट होता है। तो अभी हमने जो लिखा है कि ब्लड के अंदर 2 भाग बनते हैं। एक भाग तो बनता है ब्लड सेल, और दूसरा भाग क्या बनता है? इस ब्लड में 2 भाग बनते हैं। एक तो बन गई सेल और दूसरा बन गया प्लाज्मा। ये 2 भाग है। अब समझिएगा, बहुत मजेदार बात है। मैंने पाइप के अंदर बोला पाया जाता है वो है ब्लड, हम ब्लड को ही पढ़ रहे हैं, और ये ब्लड वेसल में होता है। इस ब्लड को अगर मैं अंदर से बाहर निकालूं, अंदर ऐसे कोई 2 भाग में नहीं बहता ये कि ये प्लाज्मा बह रहा है ये ब्लड सेल, ऐसा नहीं होता है। अंदर तो मिक्स में बहता है। लेकिन इसको पाइप में से मैं बाहर निकाल के ऐसे डाल दूं ट्यूब में, तो मेरे को वहां पे 2 पार्ट में डिवाइड होकर मिलेगा। एक तो ब्लड सेल और दूसरा क्या मिलेगा? प्लाज्मा। ये जो ब्लड सेल है इसका हिस्सा तकरीबन 45% होता है और प्लाज्मा होता है 55%। प्लाज्मा क्या है? पानी, फ्लूइड। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड। और हमेशा ध्यान रखो फ्लूइड हमेशा ही ज्यादा होगा। और ब्लड सेल क्या है? सॉल्यूट। जैसे कोई भी सॉल्यूशन बनता है ना, जैसे ये ग्लास है, इसमें ये तो सिर्फ पानी है, ये इसमें पानी है, लेकिन इसके अंदर कोई भी मैं सॉल्यूट डाल दूं, है ना, कि मैंने इसको पकड़ के इसके अंदर डाला, इसको पकड़ के डाला, ये जितने भी मैं अंदर डाल, ये पानी तो है नहीं, ये थोड़ी पानी है। अब ये पानी नहीं है तो ये मैंने इसके अंदर डाला, तो ये सारे के सारे तो क्या हो गए? सॉल्यूट। अगर मैं ये डालता रहूं, इस पानी का अमाउंट बढ़ते हुए ऊपर आ जाएगा। जैसे एक थर्स्टी करो था बेचारा, वो भटकते भटकते जंगल में गया, तो जब उसने घड़े को देखा तो उसमें पानी कम था तो वो तुम्हारी तरह वापस नहीं आया हाथ हिलाता हुआ,
पानी ही नहीं था सर, मैं कैसे पढ़ूं। उसने अपना दिमाग लगाया, खोपड़ा लगाया, कौवे में इतना खोपड़ा होता भी नहीं है। उसने अपना दिमाग लगाया, कंकर उठाए, पानी में डाले, और जैसे जैसे पानी में कंकर डाले वो पानी कहाँ गया, ऊपर। अभी पहले तो सिर्फ पानी था, अभी मैंने इसके अंदर सॉल्यूट डाले, ये सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो जब मैं किसी सॉल्यूशन की बात, ब्लड इज ए सॉल्यूशन, जब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो उसमें हमेशा दो चीजें होगी, एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी, और दूसरे उसमें क्या होंगे, सॉल्यूट। ये ब्लड सेल जो है ना, ये तो है सॉल्यूट, और ये प्लाज्मा जो है ये भी अभी भी मतलब कंटेंट सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन ही है प्लाज्मा, क्योंकि इसमें भी अभी भी सॉल्यूट है। लेकिन मैं एक बार में मोटा डिवीजन करूं तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब वाटर, विलय और विलायक, ऐसा सुना होगा आपने। तो ये पानी है और पानी के अंदर पाए जाने वाले सॉल्यूट है। अगर मैं इन सॉल्यूट को वापस हटा दूं तो पानी पानी बचेगा। तो अंदर जो है ये तो है, तो मैंने जैसे ही उसको लिया सॉल्यूशन को, तो जो ये होता है ना, जितने भी सॉल्यूट, ये भार की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। अभी मैंने इसको पेपर उड़ा, ये ऊपर रह सकता था लेकिन इसमें भार है, भार है तो ये कहां बैठ जाता है, नीचे। तो सॉल्यूट हमेशा नीचे होता है और पानी जो होता है वो हमेशा ऊपर तैरता रहता है, तो ये ऊपर है। तो इसका टोटल पार्ट मतलब पानी हमेशा ही ज्यादा होगा और सॉल्यूट हमेशा ही कम होंगे, तो सॉल्यूट का पार्ट तो रहेगा 45 और इसका कितना रहेगा। तो हमें कई बार 45 55 याद तो होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 45 कौन सा था, 55 कौन सा था। तब एक छोटा सा दिमाग लगाना है कि पानी ज्यादा होता है या दूसरी चीज है, पानी ज्यादा होता है तो पानी कौन है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज ऑलवेज 55% एंड ब्लड सेल इज ऑलवेज 45%। तो इसका प्रतिशत वैल्यू में बात करूं तो ये तो हमेशा होगा 55% और ये कितना होगा 45%, 45 और 75। नाउ ये जो 45% होती है इनको ब्लड सेल कहते हैं। ब्लड सेल के अंदर तीन तरह की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये जो ब्लड सेल होती है ना, इसमें तीन तरह की सेल होती है। एक सेल को हम नाम देते हैं आरबीसी, एक सेल को हम नाम देते हैं डब्ल्यूबीसी और एक सेल को हम नाम देते हैं प्लेटलेट। तो एक सेल का नाम तो क्या होता है, आरबीसी, एक सेल का नाम होता है डब्ल्यूबीसी और एक सेल का नाम होता है प्लेटलेट। ऐसी तीन तरह की सेल को मिला के हम बोलते हैं ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीन तरह की सेल। ये जो तीनों सेल होती है, ये सेल मतलब आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, ना तो हम खाते हैं, ना हम किसी से उधार लेते हैं, ना हम इसको पीते हैं। जैसे पानी है उसको फिर भी पीते हैं, लेकिन इनको ना पीते हैं, ना कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं भराने की, मेरे 4-5 आरबीसी भर दो लीटर या 3-4 लीटर प्लेटलेट भर दो आज, ऐसा भी हम नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि वेयर इट इज फॉर्म्ड, ये बनती है। ये जो ब्लड सेल है ना, इसकी फैक्ट्री लगी हुई है मेरी बॉडी में और ये वहां पे क्या होती है, बनती है। तो इनको एक और नाम दिया जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, फॉर्म्ड। फॉर्म्ड मतलब मेरी बॉडी में बनने वाले एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। जैसे मैं आपको कहूं कि एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन आपकी बॉडी में बनती जरूर है, लेकिन एल्ब्यूमिन आपकी बॉडी में बिना किसी मटेरियल के नहीं बनेगी, उसके लिए कच्चा माल चाहिए, प्रोटीन लेना पड़ेगा तभी प्रोटीन कहीं बॉडी में बनता नहीं है। लेकिन मैं आरबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी की, तो इसके लिए आपको लेने करने का कुछ जरूरत नहीं है, ये आपकी बॉडी में बनेगी, क्योंकि इसके बनने की बॉडी में फैक्ट्री होती है। पूरी बात करेंगे हेमेटोलॉजी या इसके बनने के प्रोसेस को तो। लेकिन ये जो तीन चीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, जो कितना प्रतिशत भाग है 45%, इसको तो मैंने बोला ये बनने वाला भाग है, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, बनने वाले को। ये जो ऊपर वाला भाग है ये कितना है 55%, और इसको मैंने क्या नाम दिया, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा फ्लूइड है, एक्चुअली में पानी है। इसके अंदर भी दो चीजें होती है प्लाज्मा में दो चीजें होती है। पहली चीज तो क्या होती है, सॉल्वेंट, और दूसरे होता है सॉल्यूट। मैंने बोला अभी प्लाज्मा एकदम पानी नहीं है, तो प्लाज्मा में दो चीजें होगी, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। प्लाज्मा में, अगला सवाल जो एग्जाम का है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत फ्लूइड होता है। जो प्लाज्मा है ना, इसमें भी अभी भी पानी है। टोटल फ्लूइड का ब्लड कितना परसेंट था, 7 से 8%। ब्लड के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में कितने प्रतिशत फ्लूइड होता है, तो 92%। कितना होता है, 92% पानी है सिर्फ, पूरा पानी नहीं है, अभी भी इसमें कुछ है मैंने कहा, लेकिन 92% ये क्या है, पानी। और 8% इसमें पाए जाते हैं सोल। 8 को छोड़ के आप 7 कर दो, तो 7 से 7 आराम से याद रहता है कि टोटल बॉडी फ्लूइड का ब्लड कितना परसेंट है, 7%। और ब्लड का पानी कौन है, प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। प्लाज्मा में पानी सॉल्यूट कितने होते हैं, तो 7%। प्लाज्मा में सॉल्यूट कितने होते हैं, 7। तो लगभग 92 to 93% तो पानी है और 7 to 8% इसमें क्या पाए जाते हैं, सॉल्यूट। और इसके सॉल्यूट में
अलग अलग सॉल्यूट है जिसमें कार्बनिक और नॉन कार्बनिक सॉल्यूट होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है प्रोटीन। और 3 मेजर प्रोटीन होती है यहाँ पे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ऐसी 3 मेजर प्रोटीन प्लाज्मा में होती है। तो अभी हमने पहला जो क्लासिफिकेशन करना है वो क्लासिफिकेशन करना है कि ब्लड के कितने भाग होते हैं। तो जवाब क्या है? ब्लड सेल और प्लाज्मा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्लाज्मा है, अब आपने जब टेस्ट करते हैं, हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो बोले सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक कराओ मरीज का, सीरम ग्लूकोज चेक करो, सीरम जो है यूरिक एसिड चेक करो, सीरम क्रिएटिनिन चेक करो, सीरम 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 सीरम, ये वर्ड हमेशा हम देखते हैं। तो सीरम का बेसिक मीनिंग क्या है? तो मैंने कहा कि मैंने एक वाइल के अंदर ब्लड लिया तो वो ब्लड है। अब ब्लड में ब्लड सेल है और प्लाज्मा है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन होता क्या है कि ब्लड सेल जब तक है, प्लाज्मा जब तक है, तब तक इसमें सीरम नहीं है और मुझे टेस्ट करना है सीरम से। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो ब्लड सेल है और ये जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में पाए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्या पाए जाते हैं? उन क्लॉटिंग फैक्टर की मदद से ब्लड को क्लॉट करवा देता हूं। ब्लड को मतलब ब्लड सेल को, ये जो ब्लड सेल है ना, इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकलते हैं और ब्लड सेल को पकड़ के और वो मामला पूरा का पूरा क्लॉट हो जाता है। तो क्लॉट में कौन है? ब्लड सेल प्लस क्लॉटिंग फैक्टर। और ये क्लॉट के रूप में जब ये बन जाता है तो पीछे जो बचता है वो सीरम है। समझ गए बात को? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में ब्लड में से ब्लड सेल निकाल दो, और सीरम क्या हो गया? ब्लड में से ब्लड सेल और क्लॉटिंग फैक्टर, 2 चीजों को निकालो तो पीछे क्या बचेगा? सीरम। कि मान लो पहले ब्लड था, पहले तो क्या था? ब्लड। और ब्लड में से अगर मैं माइनस कर दूं ब्लड सेल को तो वो क्या बन गया था? प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा था, इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को मैं माइनस कर दूं तो पीछे जो बचेगा उसको क्या बोलूंगा? सीरम। तो ब्लड में से ब्लड सेल और क्लॉटिंग फैक्टर दोनों को निकाल दो तो सीरम। ब्लड में से सिर्फ ब्लड सेल को निकालो तो प्लाज्मा, और ब्लड में से ब्लड सेल और क्लॉटिंग फैक्टर दोनों को निकाल दो तो पीछे क्या बचेगा? सीरम। तो इसको मैंने बोला सीरम। तब जब क्लॉट हो गया, कौन? ब्लड। ब्लड क्लॉट का मतलब क्या हो गया? ब्लड सेल और क्लॉटिंग फैक्टर, इन्होंने मिलकर ब्लड को क्या किया? क्लॉट। तो मैं बोलूं ब्लड क्लॉट हो गया, इसका मतलब क्लॉट जो है, क्लॉटेड जो पार्ट है, जो थक्का पार्ट है, वहां तो कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और कौन है? क्लॉटिंग फैक्टर। और पीछे जो बचा पानी जा पार्ट, उसको मैं क्या नाम दूंगा? सीरम। सीरम का मतलब ये नहीं है कि 100% पानी है। सीरम का मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें 93% तो कौन है? वाटर, और 7% क्या है? सॉल्यूट। तो सीरम का बेसिक मतलब सॉल्यूट भी होगा। और तो ये सभी सॉल्यूशन है। ब्लड इज ए सॉल्यूशन, प्लाज्मा इज ए सॉल्यूशन, सीरम इज ए सॉल्यूशन। पर तीनों में फर्क क्या हो गया? ब्लड यानी कि पूरा, प्लाज्मा यानी कि ब्लड माइनस ब्लड सेल, और सीरम यानी कि ब्लड माइनस ब्लड सेल माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, या प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉन एज सीरम। ये 3 बातें यहां से क्लियर होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बना दीजिएगा कि ब्लड में कौन सी 2 चीजें होती है? प्लाज्मा और ब्लड सेल। और प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग होता है? 55%। ये ब्लड में प्लाज्मा का पार्ट है। और ब्लड सेल कितनी होती है? 45%। ये ब्लड सेल कहलाती है। और यहां पे एक सिंपल से तरीके से लिख दीजिएगा कि जो ब्लड सेल होती है 45%, इसमें 3 तरह की सेल होती है। एक सेल को मैं नाम देता हूं आरबीसी, एक सेल को नाम देता हूं डब्ल्यूबीसी, और एक सेल को नाम देता हूं प्लेटलेट। ये जो आरबीसी होती है इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। हम आगे बात करेंगे इसकी डिटेल से। एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम नाम देते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। और ये जो प्लाज्मा होता है 55% प्लाज्मा है। ब्लड माइनस ब्लड सेल इज नॉन एज प्लाज्मा, जो 55% है। इस प्लाज्मा में 2 चीजें होगी। एक तो हम बोला प्लाज्मा में सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, प्लाज्मा में होता है सॉल्वेंट, और एक प्लाज्मा में होता है सॉल्यूट। जो प्लाज्मा का सॉल्वेंट है वो है वाटर। प्लाज्मा को घोलने वाला कौन है? वाटर। और प्लाज्मा में वाटर की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है?
92 to 93%। प्लाज्मा का जो फ्लूइडी पार्ट है वो होता है 92 to 93%, और प्लाज्मा में जो सॉल्यूट पार्ट है, सॉल्यूट, फ्लूइडी पार्ट कितना है 92 to 93%, और प्लाज्मा में जो सॉल्यूट पार्ट है वो है 7 to 8%, 7 to 8%। प्लाज्मा का जो सॉल्यूट पार्ट है वो है 7 to 8%, जबकि मेरी ब्लड का जो सॉल्यूट पार्ट है वो कितना है, ब्लड का सॉल्यूट पार्ट कितना है 45%। दैट इज ब्लड सेल माय डियर फ्रेंड, एंड वी जस्ट से फॉर्म्ड एलिमेंट। देखो ये सब याद होते हुए भी तुम खोटा करोगे, क्योंकि पूछ क्या रहा है ये समझ में नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होती है ना वो एग्जाम की, तो पूछ कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, तब जब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि डिवीजन कैसे चलता है। सब बातें क्लियर, इसमें मिक्सर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम दिमाग में उसको मिक्स कर देंगे तो मिक्स हो जाएगा। बाकी बहुत क्लियर कंसेप्ट है। पहले मैंने ब्लड लिया, तो मैंने ब्लड लिया तो ब्लड 5 लीटर था, मैंने बोला ब्लड कितना होता है 5 लीटर, जबकि ये पूरा पानी नहीं है। ब्लड 5 लीटर हो सकता है, पर ब्लड इज ए फ्लूइड बट इट इज नॉट कंप्लीट फ्लूइड। सो हु इज द फ्लूइड ऑफ ब्लड? प्लाज्मा, दैट इज 55%। एंड ब्लड सेल इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोला मैंने इनको? फॉर्म्ड, बनते हैं ये। फॉर्म्ड का मतलब बनना, फॉर्म्ड एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। कहां बनते हैं ये? बॉडी के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। बनने के प्रोसेस को बोलते हैं, एग्जाम में सवाल आता है कि ब्लड के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमेटोपोएसिस। तो हीमेटोपोएसिस यानी कि ब्लड का बनना। तो एक्चुअली में ब्लड बनता है क्या? नहीं, ब्लड सेल बनती है। तो हीमेटोपोएसिस यानी कि ब्लड सेल का बनना, दैट इज सिंपल। क्योंकि प्लाज्मा बनेगा क्या? पानी को किसी ने बनाया क्या आज तक? नहीं, पानी तो हम पीते हैं। तो बनाता कौन है? रामचंद्र, है कि नहीं है? ऊपर से बरसता है कि बरसो रे बरसो मेगा बरसो। हम तो गा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, नहीं बरसे तो गाली बोल सकते हैं। इंसान के हाथ में और क्या है कि नहीं है? एक वो भगवान बरसात करते हैं ना, तो एक आदमी बहुत परेशान था भगवान से। क्यों? जब बारिश की जरूरत नहीं होती है तब बारिश हो जाती है, जब जरूरत होती है तब नहीं होती है। गालियां देता था जम के, कौन किसने भगवान बना दिया, पता ही नहीं चलता है, फसल खराब कर दी, अभी कहाँ जरूरत थी बारिश की, फिर भी बारिश, ऐसे वो रोज करता था। भगवान ने काफी सुना, जब पानी नाक के ऊपर चढ़ गया तो उठा लिया, बोले इसको ऊपर लाओ, है कि नहीं? तो ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा के सामने बिठाया, बोले बोलो क्या हुआ? बोले तुम कौन हो? बोले मैं भगवान हूँ। बोले मैं मर गया? बोले हाँ। हो रहा तुम्हारा देह नीचे तुड़ी लगा चुके अभी तक, तो है कि नहीं है? तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? बोले प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर खोपड़ा ही नहीं है। तो बोले हुआ क्या? तो बोले कि तुम्हें पता चल रहा है कि कब बारिश होनी है कब नहीं होनी है। तो इंद्र देवता को बुलाया, बोला अपना इस्तीफा दो और इसको आज से इंद्र वो बनाओ, कुर्सी दो तुम्हारी। वो बोल आज से बरसात तुम्हारे हाथ में, लेकिन याद रखना अगर फसल नहीं हुई ना तो तुम्हें मैं नरक में ऐसा भेजूंगा, तुम जिंदगी में कुछ बनने काबिल नहीं रहोगे। बोले नहीं नहीं बिल्कुल, हम मुझे पता है बारिश कब करानी है, मुझे दो तो सही डिपार्टमेंट। तो उसको एचओडी बनाया, इंद्र देवता की जगह बारिश वाला डिपार्टमेंट दे दिया। अब भाई साहब वो पूरा ध्यान रखता था, क्योंकि नीचे से आया ऊपर, उसे पता था कि बारिश कब होनी है कब नहीं होनी है। तो एकदम बढ़िया, जब बारिश तब बारिश, जब बारिश नहीं तब बारिश नहीं, एकदम सब खटन उसके हाथ में। और नीचे सब लोग खुश, भगवान को आजकल क्या हो गया है ना? मतलब एकदम जब भी सोचते थे बारिश, क्योंकि वो इंसान था, वो इंसान के दिमाग इंसान से मिलते हैं। तो जैसे ही वो कहते थे बारिश हो जाओ तो हो जाती थी, बोला बंद हो जाओ तो बंद हो जाती थी, क्योंकि आपस में कनेक्शन सेम थे। एक ही क्वालिटी के जब लोग होते तो कनेक्शन सेम होते हैं। तो सब चल रहा था बढ़िया, और एकदम फसलें आसमान को छू रही है, इतनी जबरदस्त फसलें, लहर आ रही है। और अब काटने का वक्त आया, और जैसी फसल को लेके और काटने लगे और उसके अंदर निकालने लगे, थ्रेशर होता है जिसमें से फसल को निकालते हैं, तो बाजरा और ये अलग हो जाता है, मशीन आती है ना जिससे फसल को सेपरेट करते हैं। तो जब करे तो उसमें से बगदा बगदा निकला, अंदर से फसल दाना एक भी नहीं निकला, मतलब कोई भी फसल पकी नहीं, और एक 0% धान हुआ, और सारा का सारा क्या निकला? गुस्सा निकला, जो गाय भैंसे खाते हैं ना। तो भगवान ने पूछा फसल लेके आ, किलो भर लेके आ, और लाए कहां से? बनी नहीं। तो उसने बोला ये क्या मिस्टेक हो गया, मैंने सब सही किया था।
भगवान ने समझाया कि तुमने प्रॉब्लम क्या किया कि बनने नहीं दिया फसल को। एक्चुअली में क्या होता है कि फसल जब बनता है तो फसल को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा तपाना पड़ता है। फसल हमेशा चाहती है कि अभी बारिश होनी चाहिए, उस समय उसको बारिश मत दो, उसको बारिश के लिए थोड़ा कुलकुलाओ, तो वो थोड़ी परेशान होती है तो उसको बारिश की इंपॉर्टेंस ही पता चलेगी। फिर जब बारिश चाहिए उसको उस समय थोड़ा दो, फिर हटा दो। इससे क्या होता है, वो तपती है थोड़ी, और जब तपती है तो वो पकती है। किसी भी आदमी को अगर विपरीत परिस्थिति देंगे ही नहीं तो वो पकेगा कैसे? तुमने उसको विपरीत परिस्थिति दी नहीं, इसलिए वो पका ही नहीं, इसलिए वो कच्चा ही रह गया, इसमें कोई बीज बना ही नहीं। और मैं इसलिए ऐसा करता था ताकि फसल पके और उसमें से सामान बन के निकले, है कि नहीं? तो कहने का बेसिक मतलब है कि जब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे तो फॉर्म्ड एलिमेंट बनेगा, उसके बनने का एक प्रोसेस है, एंड डिपेंड ऑन कि व्हेन योर बॉडी वांट्स। इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं हेमेटोपोएसिस, जो एक अलग कंसेप्ट है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट एक अलग कंसेप्ट है जो कि 45% पार्ट है। एक्चुअली में जो हमारा फ्लूइड पार्ट है वो कौन है? प्लाज्मा। और मैंने बोला ब्लड में से अगर ब्लड सेल को आप सेपरेट कर दो, ब्लड में से किसको सेपरेट कर दो? ब्लड सेल को, तो पीछे क्या बचेगा? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के दो पार्ट बन गए, एक तो पानी वाला पार्ट और दूसरा सॉल्यूट पार्ट। कितना है? 7 to 8%। और पानी कितना है? 92 to 93%। इस प्लाज्मा में से एक चीज और अलग कर दो आप, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर, तो पीछे जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? सीरम। ये एक लाइन यहां नीचे लिखिएगा, फिर हम पूरे प्लाज्मा को पढ़ेंगे कि अगर आप प्लाज्मा में से किसको सेपरेट कर दो, इस प्लाज्मा में से किसको माइनस कर दो? प्लाज्मा में से माइनस कर दो। ये क्लॉटिंग फैक्टर की कहानी क्या है? ये बहुत जबरदस्त है, ये तो बिल्कुल अलग कहानी है, इसकी पूरी स्टोरी अलग चलती है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को अलग कर दो तो पीछे जो बचता है उसको बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। और ब्लड में से ब्लड सेल को निकाल दो तो पीछे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को अलग कर दो तो पीछे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? सीरम। चलिए, तो ब्लड सेल का बनना और उसके पूरे प्रोसेस को तो अलग से पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम इस छोटे प्रोसेस को पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा। और टोटल बॉडी का कितना प्रतिशत वजन होता है प्लाज्मा का? है 55%। जिसमें सॉल्वेंट कितने होते हैं? 92 to 93%, जिसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पानी तो पानी होता है, क्या पढ़ेंगे? तो ये 92 to 93% तो प्योर वाटर है, जो हम रोज पीते हैं वही है ये। इसको अंदर बनता नहीं है, हमें बाहर से पीना पड़ता है। लेकिन ये जो है ये सॉल्यूट, ये कितना होता है? 7 to 8%, जिसको पढ़ने की जरूरत होती है। तो प्लाज्मा जो हमारा पहला पार्ट रहेगा, ब्लड सेल और प्लाज्मा, तो फ्लूइडी पार्ट है प्लाज्मा। तो अगला हेडिंग लगा दीजिएगा प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कितना प्रतिशत है टोटल ब्लड का? 55%। इस प्लाज्मा के दो कंपोनेंट मैंने बना दिए, और पहला कंपोनेंट तो हमने क्या बोला था? वाटर, जो 92 to 93% है। 7 to 8% है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा, इस यहां लिख दीजिएगा, प्लाज्मा है वाटर। प्लाज्मा है 92 to 93% वाटर एंड 7 to 8% सॉल्यूट्स। 7 to 8% इसमें क्या पाए जाते हैं? सॉल्यूट। द सॉल्यूट्स ऑफ प्लाज्मा, द सॉल्यूट्स ऑफ प्लाज्मा आर 2 टाइप्स। प्लाज्मा के जो सॉल्यूट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। वन टाइप ऑफ सॉल्यूट इज नॉन एज ऑर्गेनिक एंड वन टाइप ऑफ सॉल्यूट इज नॉन एज इनऑर्गेनिक। 7 to 8% तो क्या होता है प्लाज्मा में? 7 to 8% क्या होता है? सॉल्यूट। वाटर कितना है? 92%, बहुत फेमस वाले, ध्यान रखना, उसमें 7 से 8% मत कर देना। प्लाज्मा में पानी कितना होता है? तो प्लाज्मा ही पानी, प्लाज्मा को पानी ही बोलते हैं, ऐसा समझो। और ब्लड, टोटल बॉडी का कितना पानी है? तो टोटल बॉडी के पानी के आगे ब्लड की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि ब्लड तो ब्लड वेसल के अंदर है, वो भी सिर्फ 3.25 लीटर, और टोटल बॉडी में 42 लीटर। तो उस समय 92 मत बोल देना, क्योंकि टोटल बॉडी में ब्लड 92 नहीं है, टोटल बॉडी में ब्लड तो 7% है। लेकिन ब्लड के अंदर पानी कौन है? तो प्लाज्मा ही पानी है, और प्लाज्मा में पानी 92 है।
ब्लड में प्लाज्मा कितना है तो 55 है, वो भी 92 नहीं है। प्लाज्मा में पानी कितना है तो 92 नंबर आएगा। ये अलग अलग प्रतिशत है अलग अलग जगह पे, है कि नहीं है। तो अब ये जो पानी वाला हिस्सा तो अलग हो गया, सॉल्यूट जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं इसके कितने टाइप होते हैं तो 2 टाइप है। सॉल्यूट का जो पहला टाइप है इनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक, पहले सॉल्यूट होते हैं उनको क्या नाम देते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरे सॉल्यूट जो होते हैं इनको हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन एटम होते हैं और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम नहीं होते हैं। अब कार्बन एटम किस किस में होते हैं तो ध्यान रखना, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जितने भी नाम होते हैं जिसमें कार्बन एटम के साथ में ये होते हैं प्लाज्मा में, उनको तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, आयरन, साल्ट, आयरन, साल्ट, मिनरल्स, कॉपर, ये जितने भी है इनको हम क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब जिनमें कार्बन एटम नहीं होता है, और ऑर्गेनिक वो होता है जिनमें क्या पाया जाता है कार्बन एटम। हु इज द मेजर पोर्शन ऑफ प्लाज्मा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक 8% में लगभग 7.5% ऑर्गेनिक ही होता है, और ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा 99% कौन होता है प्रोटीन। प्लाज्मा का मतलब ही प्रोटीन है, इसलिए आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा मतलब प्रोटीन, मतलब मैं अगर ये बोलूं कि प्लाज्मा जो है वो 55% है और इसमें 92%, तो प्लाज्मा में सर्वाधिक क्या है तो पानी, लेकिन पानी के बाद में दूसरा कौन है तो प्रोटीन। प्लाज्मा में पानी और प्रोटीन। जैसे हमने सेल को भी पढ़ा तो सेल के अंदर प्रोटीन ही सबसे बड़ा हिस्सा था, वैसे प्लाज्मा में भी मेजर पोर्शन में कोई पाया जाता तो वो क्या है प्रोटीन है, और प्रोटीन की ही इंपॉर्टेंस है प्लाज्मा में और हमारी बॉडी में भी। तो इस प्लाज्मा में मैक्सिमम तो होता है वाटर, और दूसरे नंबर पे कोई होता है तो वो होता है प्रोटीन। और वो कैसा कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। हाँ उसमें ग्लूकोज भी है, यूरिया भी है, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में होता है, वो कोई इतना ओ वाली बात नहीं है। प्लाज्मा में कोई ओ वाली बात है तो है प्लाज्मा प्रोटीन, और इसी की इंपॉर्टेंस है, और एग्जाम में इसी से सवाल बनते हैं प्लाज्मा को लेकर जब सवाल बनते हैं। एक तो इनका प्रतिशत वैल्यू याद रखना है कि कहां कौन कितना प्रतिशत पाया जाता है। फिर अगला जो सवाल बनेगा वो है प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन कौन सी होती है और किसका क्या इंपॉर्टेंट काम है, वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दूसरे नंबर का, जो कि ऑर्गेनिक का पार्ट है। किसमें आता है ऑर्गेनिक में। और ये प्लाज्मा का कौन सा भाग है सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन था वाटर, कितना परसेंट है 92%। तो इस सॉल्यूट में सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वह है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा कंटेंट, प्लाज्मा कंटेंट्स 3 types of protein, 3 types of मेजर प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की मेजर प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा कंटेन 3 टाइप ऑफ मेजर प्रोटीन। पहला प्रोटीन जो प्लाज्मा का होता है उसको हम क्या नाम देते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। दूसरा प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलिन, और तीसरा होता है फिब्रिनोजन। याद रखना फिब्रिनोजन। 3 प्रोटीन है प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। अब प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या होता है तो प्रोटीन, मतलब वाटर। वाटर के बाद में सॉल्यूट में मैक्सिमम क्या होता है तो प्रोटीन। प्रोटीन में मैक्सिमम क्या होता है तो एल्ब्यूमिन। याद रखना एल्ब्यूमिन इज ए मेजर
प्लाज्मा प्रोटीन, ये एक फेमस सवाल एग्जाम का। ये जो एल्ब्यूमिन है ना, ये एक मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है। काम क्या? मेजर है तो ठीक है, अपने घर पे है, काम के बिना तो यहां किसी का नाम चलता ही नहीं है। तो अगर आप मेजर हो तो आपका एक काम होना चाहिए। तो इसका काम क्या है एल्ब्यूमिन का? ऑनकोटिक प्रेशर, क्या मतलब हुआ? मेंटेन करना, मतलब मेंटेन तो आप वजन भी करते हो अपनी बॉडी का। ऑस्मोट, आपने बोला बिल्कुल सही लाइन बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। आई जस्ट आस्किंग, मेंटेन का मतलब क्या है या कैसे मेंटेन करता है? इंटरसेलुलर एक्सट्रासेलुलर को, इंटरसेलुलर का इसके क्या लेना देना है? ये तो एल्ब्यूमिन है, बाहर ना जाए। सेल के अंदर और सेल के बाहर। प्लाज्मा सेल के अंदर है या सेल के बाहर है? सेल के अंदर है प्लाज्मा, ब्लड वेसल के अंदर है, जो कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। हम क्या समझा रहे हैं आपको? अब सेल के अंदर काहे को घुस रहे हो वापस? हम सेल से बाहर निकाल चुके हैं कभी का। ब्लड इज ए इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड एंड इट इज ए, जब मैं बात ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की करूं तो ये सेल के अंदर क्या होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट ए फ्लूइड। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ब्लड पढ़ रहे हैं, पता है आपको? मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम ये भूल जाओगे हम पढ़ क्या रहे थे, है कि नहीं है? हम क्या पढ़ रहे हैं? और ब्लड क्या है? पानी है। और ये पानी कहां पाया जाता है? ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल वाला पानी कहां होता है? सेल के बाहर। कहां होता है? सेल के अंदर नहीं है। तो अंदर काहे को घुसा रहे हो? ये पानी सेल के बाहर है। हम बात ही सेल के बाहर की कर रहे हैं, हम युद्ध ही राजस्थान के बाहर लड़ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? किसी चीज के बाहर काम कर रहे हैं हम। अभी हम जो युद्ध लड़ रहे हैं ना, वो एम्स के बाहर लड़ रहे हैं, अंदर घुसने के लिए, है ना? अंदर घुसने के बाद लड़ने की जरूरत नहीं है। अंदर घुसने के बाद जो लड़ाई होगी वो तो तुम्हारे अभी ज्ञान है वो काम आएगा, और अंदर घुसने के लिए भी वही ज्ञान काम आएगा, है कि नहीं? लेकिन बाहर का फ्लूइड है प्लाज्मा, वो अंदर का फ्लूइड है ही नहीं। हमने इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला। अब हम ये कह रहे हैं कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा समझ गए? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा समझ गए ना? प्लाज्मा ब्लड है ना, उसके अंदर पाया जाने वाला पानी जैसा पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है। और जो सोल्यूट वाला पार्ट है वो सेल है। इस प्लाज्मा में एक्चुअली में पानी होता है, वो पानी है 93%, और इसमें 7 to 8% सोल्यूट है। और इसमें जो 7 to 8% सोल्यूट है, उन सोल्यूट में मेजर सोल्यूट जो होता है, दो भाग में इसको मैंने डिवाइड किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये 7 to 8% है, और उसमें मेजर पार्ट है प्रोटीन। और मैं उसी प्रोटीन को 3 भाग में बांट चुका हूं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और प्लेटलेट फिब्रिनोजन। और मैंने बोला कि ये जो एल्ब्यूमिन है इसका कार्य क्या है? तो आपने बोला ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ऑनकोटिक प्रेशर होता क्या है? तो एक बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है कि मेरा जो ये पाइप है ना, ये पाइप ये बोतल नहीं है ना? ये ब्लड वेसल जो है ना, ये पाइप है, लेकिन ये पाइप ये बोतल नहीं है कि नहीं है? इस बोतल के अंदर पानी है और ये पाइप के अंदर भी पानी है, लेकिन दिस पाइप इज नॉट बोतल। मीन इज दैट कि पाइप, इस बोतल के अंदर अगर पानी है ना, तो बोतल के अंदर पानी को मैं कैरी कर सकता हूं और यहां से मैं अमेरिका ले जा सकता हूं इस पानी को। क्यों? क्योंकि इसमें से पानी बाहर नहीं आएगा बोतल में से, क्योंकि इसकी दीवार अंबुजा सीमेंट की बनी हुई है, जिसमें से पानी बाहर नहीं आता है, मजबूती से बनी है, नीचे पंदा भी मजबूती से बना हुआ है, कहीं भी लीकेज नहीं है। और अगर ये ना हो और मेरे को कहे कि पानी कैरी करो, तुम बोतल नहीं है तुम्हारे पास में, और चलो तुम्हें पानी देते हैं, अमेरिका लेके जाओ। अमेरिका क्या नीचे सड़क तक चला जाए तो ही बढ़िया है कि नहीं? क्योंकि ये तो गिरेगा ना भाई, ये तो निकलेगा, इसको तो छेद चाहिए छोटा सा। तो मेरे नहीं चाहते हुए भी ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो थोड़ी सी जगह से निकल जाता पानी है। लेकिन मैं अगर बोतल बना दूं तो उसके साथ मैं कैरी कर सकता हूं इसको, लेकिन ऐसे कैरी नहीं हो सकता। पानी को ऐसे पकड़ के बोले कि क्या है, बोले पानी है, कहां है, बोले ये देखो है, ऐसा नहीं होता है। पानी ऐसे कैरी नहीं हो सकता, उसको किसी के अंदर डाल के ले जा सकते हो। तो हमने ये पाइप बनाया पानी को ले जाने के लिए, लेकिन इस पाइप को बोतल की तरह भगवान ने नहीं बनाया।
ये एक मजेदार बात है। क्यों? क्योंकि बोतल की तरफ पाइप बढ़ा तो आदमी जिंदा नहीं रहता। अगर इस पाइप को बोतल की तरह बना देते तो आदमी जिंदा। तो ये पाइप बनाया, इसके ऊपर ये जो लाइनिंग है ये एंडोथीलियल लाइनिंग है, जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, और एक सेल का टिश्यू मतलब सेल का ग्रुप है, और बीच बीच में जगह है जहां से चीजें आर पार हो सकती है। इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल का अरेंजमेंट है ना, इसमें हमने पढ़ा था कि ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। कैसे है? स्क्वामस, और ये सेल अरेंज है, और इनके बीच बीच में जगह होती है, और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह है, और इसमें से सामान अंदर बाहर हो सकता है। तो अंदर बाहर जब जा सकता है तो पानी है, और पानी का मूड हुआ तो बाहर चला जाएगा ये तो, और बाहर चला जाएगा उस दिन मैं अंदर से खाली हो जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तो किया क्या भगवान ने, यहां पानी डाला और पानी के अंदर एल्ब्यूमिन डाल दिया, और एल्ब्यूमिन को बोला कि पानी को पकड़ के रखना तुम। एल्ब्यूमिन को क्या बोला? पानी है इसके अंदर, पानी को क्या बोला मैंने? 92%। कितना पानी है? 92% पानी था, प्लाज्मा वाला पानी, ये 92% पानी। और उस 92% पानी को अंदर रखने के लिए 7% चीजें डाल दी उसके अंदर, और ये 7% चीजें सॉल्यूट है, और उसमें 7% में मेजर एल्ब्यूमिन ही है, ऐसा समझो। और एल्ब्यूमिन को कह दिया कि इस पानी को पकड़ के रखना है तुम्हें। एल्ब्यूमिन ओके पकड़ लेंगे, पानी को पकड़ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? उस पानी को पकड़ के रखता है, और जब तक एल्ब्यूमिन है तब तक पानी है, और अगर पानी है तो प्रेशर है। जहां पानी होगा वहां प्रेशर होगा। तो जब तक एल्ब्यूमिन है तब तक पानी है, और पानी है प्रेशर है। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या है हमारे ब्लड में? वो इस वेसल में पानी को अंदर ही रखता है, छिद्र से बाहर नहीं जाने देता है। अगर एल्ब्यूमिन ना हो तो पानी छिद्र से कहां चला जाएगा? इट्स बाइंड द वाटर। ये वाटर को क्या करके रखता है? बाइंड। और वाटर क्या करता है? बहता रहता है, लेकिन वेसल से बाहर नहीं जाता है। ये पानी अगर अंदर रहेगा और बहता रहेगा तो एक प्रेशर बनेगा, और ये एल्ब्यूमिन के द्वारा बनने वाले प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। समझ गए बात को? तो एल्ब्यूमिन इज ए मेजर प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑनकोटिक प्रेशर। और ये ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? जैसे मेरा ब्लड प्रेशर है 120/80, वैसे ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है नॉर्मली? है 25 mmHg के आसपास। कितना होता है? 25 mmHg के आसपास, 25 से 30 mmHg के आसपास ऑनकोटिक प्रेशर है। जो कौन बनाता है? टोटल प्रेशर कितना होता है? 120। लेकिन जो एल्ब्यूमिन बनाएगा ऑनकोटिक प्रेशर, उसका हिस्सा कितना है? 25 से 30%। 25 to 30% प्रेशर किसका होता है? एल्ब्यूमिन का होता है। 25%, या अगर हम उसको किलो पास्कल में बोले तो किलो पास्कल, यू हर्ड द वर्ड किलो पास्कल, केपीए। 2 यूनिट होती है, एक तो mmHg और एक होता है किलो पास्कल। ऐसी 2 यूनिट होती है। एक यूनिट तो होती है mmHg, एक है किलो पास्कल। कौन सी बड़ी यूनिट है? किलो पास्कल इज ऑलवेज ए बिग यूनिट, बड़ी यूनिट है। एक किलो पास्कल होता है ना, 1 किलो पास्कल, उसके अंदर 7.5 mmHg होता है। कितना होता है? दिल्ली एम्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किलो पास्कल का mmHg में वैल्यू कितना? 1 किलो पास्कल किसके इक्विवेलेंट होता है? अब कितना भी दे दिया आपको, उसको आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलो पास्कल में 7.5 mmHg होता है, 1 किलो पास्कल में। तो अगर 25 mmHg हो तो कितना किलो पास्कल होगा? है 3.33। कितना होगा? 3.33। तो नॉर्मल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर होता है 3.33 किलो पास्कल और 25 mmHg। दैट इज द सिंपल। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 7.5 mmHg। बस इतनी सी बात याद रहेगी तो सारी गणना की जा सकती है आराम से। ठीक है, तो ये तो 1 किलो पास्कल इसके प्रेशर की बात की, इसकी ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर की कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन। तो पहली प्रोटीन हेडिंग लगा दीजिएगा एल्ब्यूमिन, और इसके अंदर लिखिएगा पहला प्रोटीन हमारा कौन सा हो गया? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इसके अंदर लिख दीजिएगा इट इज ए मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। इट इज ए मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। एल्ब्यूमिन इज ए मेजर प्लाज्मा प्रोटीन
this albumin is responsible for holding या binding water in vessel binding water in vessel and form plasma oncotic pressure, plasma oncotic pressure, plasma oncotic pressure, because blood vessel is a semi-permeable membrane, तो उसमें से तो फ्लूइड आर पार हो सकता है, तो मैं अगर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करूं तो फ्लूइड आर पार नहीं होगा. तो इट इज ए मेजर प्लाज्मा प्रोटीन. दिस एल्ब्यूमिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग या बाइंडिंग वाटर इन वेसल एंड फॉर्म प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर. क्या बनाती है ये? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर बनाने का काम करती है. नॉर्मल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, अगला लाइन लिख दीजिएगा, नॉर्मल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, नॉर्मल प्लाज्मा oncotic pressure is about 25 mm of Hg या 3.33 किलो पास्कल, 3.33 किलो पास्कल. नॉर्मल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर इज अबाउट 25 mm/Hg और 3.33 किलो पास्कल. ये मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन. और मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कौन है? एल्ब्यूमिन. क्या काम करता है? बाइंड करके रखता है फ्लूइड को वेसल में. अगर किसी मरीज में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए, जैसे मैं कहूं कि मेरी बॉडी से प्रोटीन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कौन लॉस हो रहा है? एल्ब्यूमिन. क्योंकि प्रोटीन मतलब ये एल्ब्यूमिन है. तो प्रोटीन का लॉस होना मतलब किसका लॉस होना? एल्ब्यूमिन का. और एल्ब्यूमिन का लॉस होना उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया. और अगर मेरी बॉडी से एल्ब्यूमिन बाहर चला जाए, कोई बीमारी ऐसी हो जाए मुझे जिसमें बॉडी से एल्ब्यूमिन बाहर जाने लग जाए, तो मेरी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी. और जब एल्ब्यूमिन की कमी होगी, जिसको मैं बोलता हूं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, तो उस केस के अंदर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा. और जैसे प्रेशर कम हो जाएगा, कम क्यों हो रहा है प्रेशर? क्योंकि पानी बाहर चला जाता है. पानी बाहर जाती है, प्रेशर कम. बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि ब्लड वेसल एक सेमीपेरिनेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर पानी को पकड़ के किसने रख रहा था? एल्ब्यूमिन है. अंदर एल्ब्यूमिन नहीं है तो पानी छूट गया. तो पानी छूट के कहाँ गया? बाहर. और कहां से बाहर आया? वेसल से बाहर आ गया. तो अंदर पानी की क्या हो जाएगी? कमी. और जब पानी कम, वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. तो कौन सा प्रेशर कम हो गया? ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया. सिंपल सा कंसेप्ट है. तो whenever the client have hypoalbuminemia, the client have less oncotic pressure and which will create edema. And why edema is happen? Fluid comes from intracellular space, intravascular space to extravascular space. ब्लड का या फ्लूइड का क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा वेसेशन हो जाता है. ब्लड वेसल के बाहर आ जाता है. और कौन? वाटर. कहां से? सेल के अंदर से. तो whenever the client have less oncotic pressure, the blood moves from extracellular intravascular space to extravascular space and client gets edema. है ना? तो अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी यहां पे लिख दीजिएगा. whenever there is protein urea, body have low plasma, body have ऐसे लिख दो, body have hypoalbuminemia. ऐसे लिख दो, hypoalbuminemia and less plasma oncotic pressure
whenever there is proteinuria, body have hypoalbuminemia and less plasma oncotic pressure causes movement of fluid from intravascular space to extravascular space, और इसको मैं क्या नाम दूंगा? एडिमा। क्या बोलूंगा मैं इसको? एडिमा। जब भी फ्लूइड ब्लड वेसल को छोड़ के बाहर जाता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिमा। तो ये बहुत फेमस सवाल है, ये 3 लाइन से हर बार एग्जाम में कोई ना कोई सवाल बनता है। सवाल सीधे नहीं आएंगे, कोई भी ध्यान रखना। ये सब आपका एक माइंड मेकअप होगा हर एक चीज को लेके, फिर सवाल के ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं ये फॉर्मूले, है ना, तो फिर सवाल सही होता है। तो व्हेनेवर देयर इज प्रोटीनयूरिया, बॉडी हैव हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया एंड लेस प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कॉजेज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर स्पेस टू एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। तो बॉडी में क्या हो जाता है? एडिमा। तो जब भी मैंने बोला प्रोटीन बॉडी में नहीं होता है, मान लो प्रोटीन का लॉस हो गया किसी वजह से, प्रोटीन यूरिया होता है, कॉमनली प्रोटीन बाहर जाता है तो यूरिन के साथ में बाहर जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो किसी को अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, छलनी खराब हो गई, प्रोटीन लॉस होने लग गया, तो जब बॉडी से प्रोटीन लॉस होने लगेगा तो ब्लड में प्रोटीन क्या हो जाएगा? कम। जैसे प्रोटीन कम होगा, पानी कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि पानी से ही प्रेशर बन रहा था। तो प्रेशर कम हो जाएगा, पानी बाहर चला जाएगा, और पानी अगर अपनी जगह छोड़ के बाहर चला जाए तो वहां पे नॉर्मल पानी होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो सूजन आ जाएगी। तो मैंने बोला पानी अपनी अपनी जगह है तब तक सही है, और जब वो अपनी जगह बदलते हैं तो एक्चुअली में ये अंदर से बाहर आया तो कौन सी जगह पे आया? इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो मैंने बोला एडिमा जब भी होता है तो कहां पे पानी इकट्ठा होता है? तो इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो कि ब्लड वेसल से बाहर आया, और ये पानी कहां इकट्ठा हो गया? और उस जगह को हमने क्या नाम दिया? ये एडिमा हो गया। और एडिमा किस बीमारी में हुआ? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और होने का कारण क्या है? प्रोटीन का कमी। प्रोटीन कहां चला गया? बॉडी से बाहर। किसके फॉर्म में? यूरिन के साथ में। दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म रहती है, ये एक प्रोटीन का काम हुआ, और ये प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन, जो कि एक मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन का एक नॉर्मल वैल्यू अगर आपको एग्जाम में पूछे कि नॉर्मल कितना होता है, तो हमारी बॉडी में टोटल प्रोटीन होता है 6 to 8 ग्राम, और उसमें एल्ब्यूमिन जो है 4 to 6 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 4 to 6 ग्राम पर डीएल। तो एल्ब्यूमिन की अगर नॉर्मल वैल्यू आपको पूछे, कम होना, तो कम होने के लिए नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए, तो 4 to 6 ग्राम नॉर्मल होता है। और अगर ये उससे कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। ये एल्ब्यूमिन का एक नॉर्मल वैल्यू है। तो यहां पे मैंने एक प्लाज्मा प्रोटीन का बात किया जो कौन सा है? एल्ब्यूमिन। दूसरा कौन सा होता है? ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन के बाद में अगला जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो लिख दीजिएगा ग्लोब्यूलिन। सेकंड जो नाम है इसको हम नाम देते हैं ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन के बाद में अगला जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसको मैं क्या नाम देता हूं? ग्लोब्यूलिन। सो व्हाट इज ग्लोब्यूलिन? है इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो क्या होता है ग्लोब्यूलिन? हाँ, एक ऐसा प्रोटीन जो इम्यून रेस्पॉन्स देता है, ये काम है इसका, ठीक है। और ग्लोब्यूलिन का एक काम है कि ये क्या करता है? इम्यून रेस्पॉन्स देने का काम करता है। इम्यून मतलब एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं ग्लोब्यूलिन से, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे बनता है ये तो मैं आगे बताऊंगा जब ब्लड सेल पढ़ेंगे, लेकिन हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं उसमें आपने देखा होगा IgG, IgM, IgA। तो IG जो वर्ड है वो इम्यूनोग्लोबुलिन है। मेरी बॉडी में जब भी कोई बुखार आता है तो मैं IG चेक करता हूं, इम्यूनोग्लोबुलिन चेक करता हूं। डेंगू बुखार तो नहीं है कि अगर डेंगू का वायरस मेरी बॉडी में गया तो मेरी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बनाई होगी? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी प्रोटीन के फॉर्म में होती है, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। तो मैं IgM और IgG ऐसे टेस्ट करता हूं और वो पॉजिटिव आते हैं, बोले हाँ आपको तो डेंगू है। ये क्या है? ये एंटीबॉडी है। क्यों बनी? जब वायरस, तो अगर डेंगू तो का कोई टेस्ट नहीं होता, मतलब मैं बॉडी में डेंगू का वायरस का फोटो नहीं देख सकता हूं क्योंकि वायरस दिखता नहीं है वो,
तो डेंगू का वायरस तो नहीं दिखता है, लेकिन अगर वो है, जैसे होता है ना किसी के घर में चोरी हो गया मान लो, तो चोरी हो गया तब चोर थोड़ी है वहां पे, तो क्या देखते हैं, उसके फुटप्रिंट देखते हैं। तो अगर पांव है तो चोर है, नहीं है तो नहीं है। शहरों में तो फुटप्रिंट का मामला है नहीं, क्योंकि सड़कें हैं। गांव में एकदम घर तक ले जाते हैं फुटप्रिंट, क्योंकि जो आया वो गया तो है, उड़ तो सकता नहीं आदमी, तो जाता है तो पांव पांव चले जाते हैं लोग। तो इसके घर में गया, भाई तुम ही हो चोर, तुम्हें कैसे पता चला? बोले तुम्हारे इम्यूनोग्लोबुलिन पॉजिटिव है कि नहीं? तो वायरस तो दिख नहीं रहा है, चोर तो दिख नहीं रहा, लेकिन चोर का फुटप्रिंट दिख रहा है ना। तो अगर आया तो बना, नहीं आया तो नहीं बनता, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एंटीजन जब जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगा, और एंटीबॉडी बना इसका मतलब एंटीजन आया। तो बुखार किसकी वजह से? भाई डेंगू की वजह से, क्योंकि डेंगू का इम्यूनोग्लोबुलिन पॉजिटिव है। इसका मतलब एक ऐसा प्रोटीन है जो मेरी बॉडी में एंटीजन के आते ही एक्टिव होता है। एल्ब्यूमिन ये काम नहीं करता है, इम्यूनिटी वाला है तो वो नंबर में ज्यादा, लेकिन वो इम्यून रेस्पॉन्स नहीं देता है। इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन सा जिम्मेदार है? ग्लोबुलिन, पहला काम। दूसरा काम, ग्लोबुलिन क्या करता है? दो तीन तरह का ग्लोबुलिन होता है। जैसे एक ग्लोबुलिन का टाइप है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन टाइप का एक ग्लोबुलिन है जो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है विटामिन आयरन को। जब एब्जॉर्ब होता है आयरन तो उसको पकड़ के ले जाने का काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। ये जितने भी हमारे ब्लड सेल के बनने के लिए जो सामान चाहिए होते हैं, सामान मतलब जैसे ट्रांसफेरिन जो है वो करता है, आयरन को लेके जाता है बोन मैरो में। तो वो जो आयरन है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आगे ब्लड का सामान बनेगा या ब्लड वेसल का सामान बनेगा। तो उसके अंदर इनका रोल रहता है। तो ये कैरियर है, कैरी करती है कोई भी काम की चीज को लेके, और उसको उसकी जगह पे ले जाने में भी ये हेल्प करती है। ट्रांसफर टाइप की प्रोटीन कहलाती है। तो एक काम तो है कि ये इम्यून रेस्पॉन्स देती है, दूसरा काम है कि ये क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है किसी भी सामान को उसकी जगह पे जहां पे उसकी जरूरत होती है कि नहीं? तो इस तरीके से इसके वेरियस ऑफ यूज है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका यूज है या जो काम है वो है इम्यून रेस्पॉन्स देने का। और एल्ब्यूमिन के बाद में दूसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन मानी जाती है। तो इसके अंदर लिख दीजिएगा ग्लोबुलिन का। इसका नॉर्मल वैल्यूएशन तो कितना होता है? 2 से 3 ग्राम पर डीएल, 2 to 3 ग्राम पर डीएल। और काम क्या होता है? तो इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन it is a type of plasma protein that it is a type of plasma protein that is responsible for immune response by making immunoglobulin against the antigen. It is a type of plasma protein that is responsible for immune response by making immunoglobulin against the antigen. By making immunoglobulin against the antigen. A type of plasma protein that is responsible for immune response by making immunoglobulin against the antigen. Against the antigen. अगला लिख दीजिएगा। Second, it also help in carried out nutrients from their
absorption site to their functional site. It also has been carried out nutrient from their absorption site to their functional site. Example, transferrin carry iron that is absorbed, that is transferrin carry iron that is absorbed at duodenum transferrin carry iron that is absorbed at duodenum but act in bone marrow. Act in bone marrow. Transferrin carry iron that is absorbed at duodenum but act in bone marrow. हिमेटोपोइसिस, बोन मैरो में इसका काम क्या होता है? हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का मतलब ब्लड सेल के बनने में, किसका? आयरन का। लेकिन आयरन को वहां पे ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ट्रांसफेरिन। और ट्रांसफेरिन इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज ग्लोबुलिन. इट कैरी आयरन दैट इज एब्जॉर्ब्ड एट ड्यूडेनम बट एक्ट इन बोन मैरो, और बोन मैरो में इस आयरन का काम होता है हिमेटोपोइसिस। ये काम ये करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो पहला जो काम है, मेन काम है ग्लोबुलिन का, टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स बाय मेकिंग इम्यूनोग्लोबुलिन अगेंस्ट द एंटीजन। और दूसरा जो हो गया वो है आपका इट आल्सो कैरी न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर एब्जॉर्प्शन साइट टू द फंक्शनल साइट. ट्रांसफेरिन कैरी आयरन दैट इज एब्जॉर्ब्ड एट ड्यूडेनम बट एक्ट इन बोन मैरो, और इसको हम क्या नाम देते हैं? हिमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। ये सेकंड प्रोटीन है, क्या नाम दिया हमने इसको? ग्लोबुलिन. थर्ड लिख दीजिएगा, तीसरे तरह का प्रोटीन, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? फिब्रिनोजन. तीसरा प्रोटीन है आपका फिब्रिनोजन. थर्ड प्रोटीन हेडिंग लगा दीजिएगा फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन क्या है? व्हाट इज फिब्रिनोजन? क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग प्रोटीन. एक जना बोले, सुना फिब्रिनोजन नाम पहले? क्या काम होता है? एनीवन नोज? रेज योर हैंड. सारे बोलते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है। जैसे मैं अकेला बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है ना, वैसे आप अकेले बोलेंगे तो समझ में आएगा। तो भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ का कारण बने, एक टैग लाइन है। तो बताइए अगर पता हो तो। हाथ खड़ा करें, कौन बोले? हाँ, एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर. फिब्रिनोजन एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर. एक्टिवेट फिब्रिनोजन कौन सी मैकेनिज्म है? आई नेवर. फिब्रिनोजन, हाउ फिब्रिनोजन एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर? और कोई? अच्छा, ये एल्ब्यूमिन बनती कहाँ है? ये जो एल्ब्यूमिन हमने पढ़ा ना, एल्ब्यूमिन इज ए प्रोटीन. एल्ब्यूमिन इज ए मेजर प्लाज्मा प्रोटीन. वेयर इट इज फॉर्म्ड? एल्ब्यूमिन बनती कहाँ है? बनती कहाँ है? लीवर में फैक्ट्री लगी हुई एल्ब्यूमिन की. लीवर में कैसे बनती होगी एल्ब्यूमिन? हमारा बॉडी का महत्वपूर्ण प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जो ब्लड में पाया जाता है. तो वो एल्ब्यूमिन कहाँ बनता है?
और अगर ये बन रहा होता मान लो कहीं, जैसे लीवर में मान लिया बन लिया, तो फिर हम प्रोटीन खाते क्यों है? अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में अपना आप ही बन जाता है तो प्रोटीन खाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। यस और नो? बताओ। नो आइडिया। देखो, हम बाहर से जो प्रोटीन खाते हैं ना, हम एल्ब्यूमिन नहीं खाते हैं। मैंने कहा ना, आपके ब्लड में शुगर का लेवल है, लेकिन आप बाहर से शुगर थोड़ी खाते हैं, रोज रोटी खाते हैं, लेकिन हमारे ब्लड में सीरम रोटी लेवल थोड़ी होता है। सीरम ग्लूकोज लेवल तो आपने सुना होगा, रोटी का कोई लेवल नहीं होता है, समोसे का कोई लेवल नहीं होता है। दैट मीन्स हम जो भी खाते हैं प्रोटीन सब्सटेंस, वो टूटता है, बाई प्रोडक्ट बनता है, और उसका जो एमाइनो एसिड फॉर्म है वो लीवर में जाता है, और लीवर उसको यूज में लेके एल्ब्यूमिन बनाएगा। इफ यू नेवर ईट द प्रोटीन, यू नेवर फॉर्म द एल्ब्यूमिन। तब आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन का कमी भी हो जाएगा। अगर आपने बढ़िया प्रोटीन वाला खाना नहीं खाया, आपने देखा होगा जिस मरीज को एनीमिया होता है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया होता है, उसको कहते हैं कि भाई प्रोटीन रिच डाइट लो, क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन की क्या है? कमी है। कमी क्यों हो गई? क्योंकि बन नहीं रहा है। कहाँ? लीवर में। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि कच्चा सामान चाहिए। किसी भी पक्की चीज को बनने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो ये पेन थोड़ी बनेगा। इसको बनने में भी कोई रॉ मटेरियल लगा होगा तब ये बना। अगर किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं जाए तो पक्का चीज कैसे बना सकते हैं वो? वैसे ही हमारी बॉडी में ये तो एक पक्का चीज है जो बनता बॉडी में, नो डाउट, क्योंकि हम एल्ब्यूमिन नहीं खाते हैं, लेकिन हम प्रोटीन खाते हैं, और उससे लीवर यूज करके इसको बनाता है। लीवर एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, वो बहुत सारी चीजें बनाता है, जिसमें ये प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन, या ये फिब्रिनोजन जो है, ये सब लीवर के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। तो हम अभी इस फिब्रिनोजन की बात करें, और ये क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये भी कहाँ बनता है अगर पूछा जाए तो? लीवर में। फिब्रिनोजन भी कहाँ बनता है? ऑल क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्म्ड इन लीवर एंड इट इज ए क्लॉटिंग फैक्टर। हम आगे क्लॉटिंग फैक्टर के नाम की बात करेंगे, तो सभी तरह के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसमें फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको किसके रूप में पढ़ा है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसको प्लाज्मा प्रोटीन क्यों कहते हैं, जबकि ये तो एक क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है। हमारी बॉडी में कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? 13 होते हैं, 13। कौन कौन से? ये कितने नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर? फिब्रिनोजन है सबसे पहला, है ना? FPTCLSACPPHF, ऐसे 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल। छठवां एब्सेंट होता है यहाँ पे कैल्शियम के बाद में, सॉरी लेबाइल के बाद में, तो लेबाइल। उसके बाद में 7th है स्टेबिल, 8th है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, क्रिस्मस, पावर स्टुअर्ट, प्लाज्मिन, हिगमैन्स फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ऐसे टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें फैक्टर 6 नंबर का नहीं होता है, इसलिए ये 12 दिख रहे हैं आपको, लेकिन होते टोटल 13 है। 6 नंबर को एब्सेंट माना जाता है। इन 13 में जो पहला नंबर क्लॉटिंग फैक्टर का यहाँ पे है फिब्रिनोजन, उसको हमने यहाँ पे एज ए प्रोटीन लिखा है। तो किसी क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन नहीं करता, ये खुद क्लॉटिंग फैक्टर है। फिब्रिनोजन इज ए क्लॉटिंग फैक्टर। इसको कोई एक्टिवेट करता है तब ये फिब्रिन बनाता है। हम पूरी कोएगुलेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो इसको एक्टिवेट किया जाता है तब कहीं जाके कोएगुलेशन का मैकेनिज्म खत्म होता है। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ कोएगुलेशन मैकेनिज्म। कोएगुलेशन मैकेनिज्म हमेशा उल्टी चलती है। इट स्टार्ट फ्रॉम 13, नॉट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। हम पढ़ाई करते हैं ना तो सीधा पढ़ते हैं, पहली क्लास पहले पढ़ते हैं, 13वीं किताब 13 बार पढ़ते हैं, है कि नहीं है? मतलब ऐसे सीधी किताब पढ़ते हैं, ये उल्टी किताब पढ़ते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर उल्टी मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड एंड इट्स कम्स दिस साइड। ये कोएगुलेशन की मैकेनिज्म होती है, जिसका एंड प्रोडक्ट होता है कि फिब्रिनोजन से क्या बनता है? फिब्रिन। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन है। इफ इट इज नॉट देयर, कोएगुलेशन मैकेनिज्म इज नॉट कंप्लीटेड। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो देखो, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है ये सब प्रोटीन है। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है ना, जैसे मैं कहूंगा एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, वो भी प्रोटीन ही है। मैं बोलूंगा हिगमैन्स फैक्टर, वो भी प्रोटीन ही है। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर वो सब क्या है? प्रोटीन है। इसमें वो प्रोटीन जिसके बिना कोएगुलेशन की मैकेनिज्म खत्म नहीं हो सकती, है कि नहीं है? जिसके बिना, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर है, फिनिशर की भूमिका निभाता है। ये 48वें ओवर में आता है, मैच जीता देता है। दैट इज समथिंग लाइक, ये लास्ट आदमी है, ये इस पूरी मैकेनिज्म का हीरो आदमी है। पूरे मैच में किसने क्या किया कोई मतलब नहीं रखता है। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा तो ही कोएगुलेशन होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग।
सो ये जो मैकेनिज्म लास्ट मैकेनिज्म का पार्ट है, तो इसको हमने यहाँ पे एज ए प्रोटीन बोला, बाकी ये सभी प्रोटीन ही है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी में 13 और 2 15 प्रोटीन होती है, ऐसे टाइप नहीं बनाते। तो हमने पूरी कोएगुलेशन, पूरे क्लॉटिंग फैक्टर को मिला के एक नाम दे दिया, वो क्या है, फिब्रिनोजन, जो कि प्लाज्मा का ही पार्ट है। और मैंने बोला अगर आप इसको सेपरेट कर दो तो पीछे जो बचता है वो सीरम है। क्लॉटिंग फैक्टर में फिब्रिनोजन पीछे नहीं रहेगा, फिर यही सेपरेट होगा। तो इसको हम एक तरह का प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा, फिब्रिनोजन इज इट इज एन इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन, इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन that helps in, it is an important plasma protein that helps in blood coagulation, blood coagulation, that helps in blood coagulation. What is blood coagulation? है ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है? क्लॉट बनना नहीं। ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, कोएगुलेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं, पता है आपको, वी आर रीडिंग प्लाज्मा। पहले हमने ब्लड का एक पार्ट है प्लाज्मा, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पढ़ ली, 2 हमने पढ़ ली, तीसरी है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन में एक वर्ड आया कोएगुलेशन। सो कोएगुलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ब्लीडिंग। मैं सब बातें करूंगा और अगर फिब्रिनोजन का जिक्र नहीं करूंगा, फिब्रिनोजन नाराज हो जाएगा, और ये अगर ब्लड का कोएगुलेशन नहीं करेगा तो मेरे को ब्लीडिंग होगी, उसको रोकेगा कौन? और नहीं रुकेगा तो तुम्हारे सारा होम्योस्टेसिस बिगड़ जाएगा। तुम जिस ब्लड के कंपोजिशन की बात कर रहे हो वो ब्लड का कंपोजिशन किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि सब उतर पुतर हो जाएगा। तो हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड में 2 बातें हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का फ्लूइडी पार्ट है और ब्लड सेल है वो सॉल्यूट पार्ट है। प्लाज्मा में 3 प्रोटीन का हमने जिक्र किया, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। तो अभी के लिए इतना ही, अभी 10 मिनट का क्विक ब्रेक है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, प्लाज्मा की कुछ खास बातें, और फिर हम ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी तरह का डाउट हो या कुछ ज़्यादा समझ में आ गया हो, यू कैन आस्क। एनी डाउट? बताएंगे, अभी कोएगुलेशन पूरा पढ़ाएंगे अपन। उल्टी इन द सेंस मतलब ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे चलेगी, क्या 13 है 12, 12 से 8, 8 से 7, ऐसे ऐसे नहीं होगा कि 1 से 2, 2 से 4, ऐसे नहीं चलता। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? थैंक यू।